फाइल में बनाते, क्यों नोड की फाइल में ही बनाते? बिकॉज उसकी डेटा एक सर्वर से आ रही होती है एपीआई के थ्रू। चलो ठीक है, वैसे डेटा हमारा सर्वर के थ्रू आ रहा होता है, मेक सेंस करता है, लेकिन इसी फाइल में क्यों कर रहे हैं हम, किसी और फाइल में क्यों नहीं कर रहे? सर आपने कॉन्फ़िग की फाइल में भी की थी सर, सेकंड लास्ट क्लास के अंदर मैप के फंक्शन के थ्रू, मैप का फंक्शन आपने यूज़ किया था। हाँ, कभी भी नहीं किया कॉन्फ़िग के अंदर मैंने मैप का फंक्शन यूज। सर टेम्पलेट के, आपने टेम्पलेट के पेजेस रेंडर किए थे सर, टेम्पलेट के फोल्डर के पेजेस। एक मिनट देखिए, मैं कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूँ। पहले के गेट्सबी डैश कॉन्फ़िग के अंदर हमें प्लगइन्स और ये सारी चीजें ऐड करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है आपके प्रोजेक्ट की, ठीक है। जो गेट्सबी हमें कहता है कि अगर आपको प्लगइन्स ऐड करने हैं या कोई कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो वो आप किस कौन सी फाइल में करोगे, गेट्सबी डैश कॉन्फ़िग डॉट जेएस के अंदर। ये क्लियर है? इसके अंदर मैंने ना मैप लगाया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। इसके अंदर सिर्फ हम प्लगइन्स ऐड कर रहे होते हैं फॉर द टाइम बिंग, अभी तक जितना हमने पढ़ा है, ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं गेट्सबी डैश नोड जेएस पे। गेट्सबी डैश नोड डॉट जेएस का मतलब ये है कि ये हमारी एक फाइल है जो कि जब भी आपकी समझने की एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले ये वाली फाइल चलेगी, और हम इस वाली फाइल की मदद से हम अपने क्या बना सकते हैं, जो डायनेमिक पेजेस हैं वो बना सकते हैं। डायनेमिक पेजेस से मतलब ये कि एक्चुअल में वो पेजेस एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जब हमारे पास डेटा आएगा तब हम उसकी मदद से कोई पेजेस बनाएंगे और वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर रेंडर होंगे और हम उसको यूज कर सकेंगे, एक्सेसिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर है पहली बात? यस सर अब क्लियर है। ठीक है जी सर। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, जो आपका था कि पेजेस और टेम्पलेट में क्या फर्क है। पेजेस में जितनी भी हम फाइल्स बनाते हैं इसका फायदा क्या होता है, पहले तो ये बता दें। सर ये ईच फाइल एक पेज को रिप्रेजेंट करती है सर। एग्जैक्टली, और राउट्स बना देती है खुद ही, ऐसा ही है? यस सर। ठीक है ना, तो हम पेजेस के अंदर जो भी फाइल बनाएंगे उस मतलब उस नाम से एक पेज बन जाएगा, और उस वो पेज आपका राउट बन जाता है, ऐसा ही है। इसमें हमें राउटिंग ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यस सर। तो ये किसका फायदा था। अब टेम्पलेट का क्या फायदा है। टेम्पलेट यानी एक टेम्पलेट है, कैसे समझाऊं कि ये पेज नहीं है बेसिकली, अगर आप गौर से देखें, क्योंकि ये जो टेम्पलेट है ये किसके लिए रुका हुआ है, डेटा के लिए रुका हुआ है ना। आप इसमें कुछ डेटा डालेंगे तब जाके ये टेम्पलेट पूरा एक पेज बनेगा, ऐसा ही है। अब ये यस सर। टेम्पलेट हॉलो है, यानी टेम्पलेट हॉलो है। अभी मुझे इसमें टेम्पलेट में फंक्शनैलिटी नहीं होती, टेम्पलेट में फंक्शनैलिटी नहीं होती है। हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए यही समझ लें कि ये जो टेम्पलेट है ये आपके पास होलो है, खाली है। अब इसके अंदर जब आप डेटा फिल करेंगे और इसको हम किसी राउट के साथ लिंक करेंगे तब जाके ये टेम्पलेट एज अ पेज क्रिएट करेगा, ऐसा है। अभी इस पेजेस यस के सर। अंदर तो हमने जितनी भी फाइल्स बना लूं किसी भी नाम से तो वो हमें एज अ राउट बन जाता है। लेट से अबाउट एक राउट बन गया और उसके अंदर का कंटेंट वो पेज का कंटेंट हो गया। लेकिन टेम्पलेट में अभी क्या मसला है, टेम्पलेट में ये मसला है क्योंकि ये डायनेमिक है, इसमें ना आपको अभी डेटा पता है ना ही आपको अभी क्या पता है, कोई स्पेसिफिक यूआरएल स्लग जिसे हम कहते हैं वो भी आपको नहीं पता। तो आप कैसे करेंगे इसको, तो इसीलिए हम इसको बनाते हैं टेम्पलेट। ये अभी होलो है, होलो का मतलब भी खाली है। जब इसके अंदर डेटा हम फिल करेंगे, हम इसको स्पेसिफिक राउट बताएंगे तो ये ऑटोमेटिक पेज बन जाएगा और फिर हम उसको एक्सेस कर सकेंगे। मेक सेंस? यस सर। सर गेट्सबी नोट के अंदर फिर हम लोग डेटा जो मंगवाते हैं वो हम कैसे उसको लिंक कैसे करते हैं अपने सीएमएस के साथ सर? ये रहा ना, ये समझे आपका डेटा लास्ट क्लास में हमने किया था कि ये डेटा आपका आया हुआ है समझने सर्वर ओके से, सर। ठीक है। अभी सही आज हम सर। वही करके देखेंगे भी इंशाल्लाह ताला। तो अभी हम जो सही अपने सर। लास्ट क्लास में कंटेंटफुल पे जो डेटा डाला था वो हम ग्राफक्यूएल से लेके और सारी चीजें पेजेस और सर बनाएंगे। मैं सर प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने देखा सर रिच टेक्स्ट जो कंटेंटफुल के अंदर होता है सर, कैटेगरी जो है हम्म सर, उसको रेंडर करवाने में थोड़े से इश्यूज आते हैं, तो वो भी काइंडली आप थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा कि उनको बिल्कुल किस तरह उसको बिल्कुल रेंडर करें। बिल्कुल करते हैं इंशाल्लाह ताला आज, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला, अभी जो जो दो टॉपिक्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी जो हमने डिस्कस की, थैंक यू। सही गुड। चलो, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हमें करना क्या है। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था,
कंटेंटफुल से डेटा ले आया था अपने जबरदस्त हो एप्लीकेशन गया, में। कंटेंटफुल से डेटा भी ले आए थे और हमने अपने वेब पेज के ऊपर शो भी कर दी। ओ वेब पेज पे शो नहीं किया था, आई थिंक हमने ग्राफ क्यूएल के अंदर ही प्ले किया था उसको, या वेब पेज पे लेके गए थे, आई एम नॉट श्योर वेरी। सर वेब पेज पे ले गए थे सर। गए थे, चलो गुड हो गया, अगर लेके भी गए थे तो I think यही था, आई एम नॉट रॉन्ग, यही था। देखें यही काम किया था हमने लास्ट क्लास में, सही है। अब हम लास्ट क्लास के अंदर जो काम किया था वही हम दोबारा करके देखते हैं जल्दी से। और आज हम बनाएंगे एक नई टेम्पलेट, ताकि हमारे पास जो डेटा वो पहले से मौजूद हो, थोड़ा सा और थोड़ी सी स्टाइलिंग पहले से मौजूद हो और वो सारी चीज़ें। तो सबको पता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट स्लैश डॉक स्लैश स्टार्टर्स के ऊपर हमारे पास गेट्सबी के स्टार्टर्स मौजूद है। तो हम एक स्टार्टर ब्लॉग ही उठा लेते हैं, ताकि हमारे पास जो डेटा है पोस्ट का कंटेंट हमको शो कर सकें इसके अंदर। तो ये मैंने एंटर कर दिया और मज़े की बात हो गई कि ये कह रहा है कि गेट्सबी अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात है। क्यों गेट्सबी अवेलेबल नहीं था भाई? सर npx नहीं था लगाया सर। मैंने गेट्सबी अपने Gatsby सिस्टम के अंदर install नहीं ग्लोबली इंस्टॉल नहीं था, एग्जैक्टली। तो जब ग्लोबली कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं है तो फिर मैं, एक तरीका है कि या तो मैं ग्लोबली इसको इंस्टॉल करूँ, या दूसरा तरीका भी आजकल जो चल रहा है वो क्या है, npx। अच्छा जी, जब तक ये हो रहा है हम चलते हैं किसके ऊपर, सबसे पहले कॉन्टेंटफुल के ऊपर भी चलते हैं जल्दी से। कॉन्टेंटफुल के ऊपर सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा डेफिनेटली हमें। और यार क्विज का भी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि आगे मैनेजमेंट से आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन होपफुली होगा कि नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, मुझे है, बात चल रही थी, लेकिन लेट्स सी। सर किसकी बात चल रही थी? क्विज की। सर तो इसमें मतलब क्या क्या ऐड होगा, कुछ आइडिया है? मतलब इसमें ग्राफ क्यूएल भी होगा और गेट्सबी वगैरह सब होगा? पहले ग्राफ क्यूएल होगा, अलग-अलग? गेट्सबी डेफिनेटली, दोनों अलग अलग ही होंगे। पहले ग्राफ क्यूएल होगा, उसके बाद गेट्सबी होगा। अच्छा, तो ये वापस एक दफा रिवाइज कर लेते हैं हम कॉन्टेंटफुल, जब तक हमारे पास गेट्सबी इनिशियलाइज हो रहा है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तब देखते हैं कि भाई स्पेस आप बनाएंगे, डेफिनेटली आपकी स्पेस होगी। और मॉडल्स हम कितने बना सकते हैं फ्री के अंदर, मुझे नहीं पता हम कितने मॉडल्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक अपने सर ज्यादा मॉडल्स बना सकते हैं। नहीं, वन से ज्यादा स्पेस बना सकते हैं। स्पेस एक हो बन सकती है स्पेस, सर। हाँ डेफिनेटली स्पेस सिर्फ एक ही होगी फ्री वाले वर्जन के अंदर। और इसके बाद हमारे पास जो मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल्स आपकी डेटाबेस के टेबल्स होते हैं, अगर आपको डेटाबेस पता हो तो यहाँ पे सर आप मतलब अपनी एक सर हम इस एक मॉडल को हम एक कलेक्शन कह सकते हैं डेटाबेस के हवाले से कलेक्शन, अगर हम यस देखें यस तो। यस 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 यस, वैसा ही है वैसा ही है। ये माई सिक्वल के अंदर हमारे पास ये टेबल्स होते हैं, और नो सिक्वल डेटाबेसेस के अंदर ये होते हैं कलेक्शंस, ठीक है। तो वही समझ लें कि ये आपका टेबल है और ये आपके कलेक्शंस, जो आप बेहतर समझे जो जिस डेटाबेस से हो तो ज़्यादा बेहतर। और सर इसके हम बाद अभी पढ़ेंगे डेटाबेस। डेटाबेस हमारा पास फोर्थ क्वार्टर के अंदर है आपके पास इंशाल्लाह। तो ये आपका डेटा है। तो ये हम किस पे, कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे? मैं इस पे नोड जेएस के साथ हम देखेंगे, Backend पे। आई थिंक मोंगोडीबी देखेंगे, नो सिक्वल डेटाबेस। तो ये जो अपना सर्वर और ये डेटाबेस दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। जी सर्वर असल में ये मैं बता देता हूँ आपको, एक्चुअल जो लाइफ साइकिल होता है ना, वो एक मिनट दीजिएगा दोस्त, और इससे मैं थोड़ा करना आ गया, मजबूरी में क्या करें। क्या मसला है, कोई बताएगा ये पढ़ के? नोट का वर्जन अपडेट करना होगा सर। एग्जैक्टली, और मैं क्या यूज कर रहा हूँ? अभी जो आप वर्जन यूज करे वो पुराना है, और नहीं, जो मैं रिक्वायर्ड है एनवीएम यूज कर रहा हूँ ना, पता है ना सबको। एनवीएम लिस्ट करते हैं तो जो आपने इंस्टॉल वर्जन यूज किए हुए होते हैं ना, वो आ जाते हैं। तो मैं अभी लीस्ट वर्जन यूज कर लेता हूँ, इको
यस, कहाँ पे करना है ये? .nvrc। अब देख भी लेते हैं कि nvrc के अंदर ये आ चुका है या नहीं आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है। मुझे वापस से कमांड अप करके एंटर करना सिंपल। ओके, हम कहाँ पे थे? हाँ, मैं आप लोगों को समझा रहा था कि ये सर्वर और डेटाबेस डेफिनेटली अलग होता है। कैसे समझाऊं? ये असल में देखिए होता क्या है, यूजर होता है, यूजर किसके पास जाता है? ब्राउजर यूज करता है, और ब्राउजर से हम हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है? ब्राउजर में हमारे पास एग्जैक्टली ब्राउजर के बाद हमारे पास एक फ्रंट एंड चला होता है। अब ये फ्रंट एंड किसी पे भी हो सकता है, रिएक्ट पे हो सकता है, एंगुलर पे हो सकता है, या तो व्यू पे हो सकता है। यहाँ तो कोई मसला? ये तो सबको पता है ना? यस सर। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से रिक्वेस्ट आगे कहाँ जाती है? यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है आगे आपके पास सर्वर में। हाँ, सर्वर। अब सर्वर किसी पे भी हो सकता है, Node.js पे हो सकता है, पाइथन पे हो सकता है, या तो PHP पे हो सकता है, या तो और दूसरी भी डेटाबेस लाइट से Golang वगैरह। ठीक है, अब ये सर्वर है। सर्वर का काम है कि रिक्वेस्ट को हैंडल करना और जो भी इसको चीजें चाहिए वो प्रोवाइड करना। अब बहुत से सर्वर्स ऐसे होते हैं जिसपे आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटिंग। छुट्टी रही है एकदम वेला हो जाना। माइक म्यूट कर लिया। अच्छा जी, तो सर्वर है। अब जो आपके पास डेटा सेव होता है ना, वो जो डेटा सेव होता है वो कहाँ पे होता है? डेटाबेस। अब डेटाबेस में क्या हो सकती है हमारे पास? SQL डेटाबेस या तो नो SQL डेटाबेस। SQL डेटाबेस में हमारे पास क्या मौजूद है? MS SQL, MySQL, Postgres। ठीक है, ये आपके पास सारी SQL डेटाबेसेस है। और नो SQL डेटाबेसेस में क्या आता है आपके पास? MongoDB और OnDB सर। इस तरीके से और बहुत है, CockroachDB है, सर DynamoDB। सर सर्वर और डेटाबेस में सर मतलब डिफरेंस क्या है, ये समझ नहीं आती सर। सर डेटाबेस जो है ना, वो डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। डेटा स्टोर यहाँ पर, और सर्वर डेटा मंगवाने के लिए। जी, सर्वर डेटा मंगवाने के लिए, कंप्यूटिंग करने के लिए। सर तो फिर हम जब हमने ग्राफक्यूएल सीख लिया सर, हम फिर Node.js क्यों सीख रहे हैं सर? फिर उसके बाद आपने सर्वर सीखा ही नहीं है ना अभी? सर्वर तो सीखा ही नहीं है हमने। ऐसा ही है ना, हमने ग्राफक्यूएल क्लाइंट साइड ही देखा है यूजुअली। और अभी भी हम जो कॉन्टेंटफुल से जो डेटा लेके आ रहे हैं उसमें भी सर्वर कॉन्टेंटफुल का आप डायरेक्ट ग्राफक्यूएल की क्वेरीज कर रहे हैं, उसमें भी अभी आपका सर्वर यूज नहीं हुआ। एम आई राइट? जी सर, ऐसा ही। तो सर्वर तो सीखना जरूरी है ना। अब देखिए, इंडस्ट्री के अंदर है ना, दो चीजें हैं। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर और एक होता है बैक एंड डेवलपर और एक होता है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर का मतलब क्या है? जिसको ये दोनों चीजें आती हैं। या तो फिर क्या होगा, किसी एक चीज के अंदर वो मास्टर होगा, या तो उसको फ्रंट एंड आता होगा या तो उसको बैक एंड आता होगा। अगर जिसको ये दोनों चीजें आती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फुल स्टैक डेवलपर। तो अभी आप लोग जो ज्यादातर चीजें सीख रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? फ्रंट एंड से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आप कौन सा डेवलपर बन रहे हो, तो अभी आप थोड़ी देर के लिए जो कहोगे अपने आप बन रहे हो फ्रंट एंड। हाँ, अभी तक आप लोगों ने बैकएंड सीखा नहीं है, लेकिन जिस दिन आप लोगों ने बैकएंड सीख लिया तो उसके बाद आप कौन से डेवलपर कहलाओगे? फुल स्टैक। तो जो आप लोग अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हो वो ये कर सकते हो फुल स्टैक जेएस डेवलपर। लेकिन सीवी पे ये मेंशन करने से पहले ये नहीं है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया और आपने जाके लिख दिया अपनी सीवी पे कि आई एम फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपर। नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, कोई बताएगा? सर वो एक्सपीरियंस मांगेंगे फिर वो के एग्जैक्टली। अभी तो आप लोग सारी चीजें सीख रहे हो। मैं जब इंटरव्यूज लेता हूँ तो मैंने बहुत सी दफा ऐसा देखा कि बहुत से डेवलपर्स ऐसे आते हैं जिन्होंने अपनी सीवी में लिखा होता है रिएक्ट। अब जब मैं उनसे पूछूं कि भाई तुम लोगों ने रिएक्ट में क्या काम किया है, कहता है कि सर हमने ये यूडेमी से इसका कोर्स कंप्लीट किया। अब बताओ कि मैं उसको क्यों हायर करूँ? मुझे तो रिएक्ट
के काम करवाने और रिएक्ट का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जिससे वो रिएक्ट को समझता हो और वो उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हो। सर तो फिर इसका हल क्या है? क्या मतलब हल क्या है? आपको प्रैक्टिसेस करनी है, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको इंटर्नशिप्स लेनी है, तो जाके आपका एक्सपीरियंस गेन होगा। देखें, अच्छा चले, देखें ना, अब जब आप हम लोगों को आप लोगों को एक प्रॉब्लम शेयर करता हूँ और आप खुद मुझे बताएं कि क्या वाकई में ये आप सॉल्व कर सकते हो नहीं। ठीक है, आपके पास एक कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं लिस्ट कंपोनेंट। ये अभी थोड़ा सा आप अपने आप को देखिएगा कि क्या ये प्रॉब्लम भी है या नहीं है। ठीक है, लिस्ट कंपोनेंट, और इसके अंदर एक होगा आपके पास, क्या होगा इसके अंदर, चाइल्ड कंपोनेंट। ये लिस्ट कंपोनेंट आप अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स की लिस्ट आएगी आपके पास, और ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है इसमें आप क्या रेंडर कर रहे हो, ब्लॉक। ये हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, प्योरली रिएक्ट की। इसमें कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आ रही हो आपको? सर सही है, गुड हो गया। अब मैं कहता हूं कि आपके पास थाउजेंड्स की एरे मौजूद है और थाउजेंड्स ब्लॉक है। अभी थोड़ी देर के लिए सिंपल सा, थाउजेंड्स इज नथिंग। अगर मैं रियल एनवायरनमेंट की बात करूं तो ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये 1000 पोस्ट हो। अब मुझे ये बताएं कि इस लिस्ट में से एक आइटम आप अपडेट करते हैं, ओनली वन आइटम, तो क्या होगा? अपडेट करना है ना? हाँ, अपडेट करना। मैप डॉट फिल्टर, माइक म्यूट। समझ नहीं, पूछना क्या चाह रहे हैं कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 1000 की लिस्ट आई, ये आप लोगों ने रेंडर कर दिया। ठीक है, अब उस रेंडर के बाद मेरे पास एक रिक्वेस्ट आती है कि एक आइटम को अपडेट करो, यानी इस 1000 की लिस्ट में से एक आइटम को अपडेट करना है, तो आप लोग क्या करेंगे? सर फिल्टर का फंक्शन यूज करेंगे सर, वहाँ से हम एक्स करके फिर उसको अपडेट करके दोबारा उसमें ऐड कर देंगे सर उसी पोस्ट पे। अच्छा, अब इसके पीछे क्या होगा? कभी किसी ने सोचा? ये तो बहुत आसान सी बात है ना कि एरे को अपडेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, हमने वो यूज कर लिए, फिल्टर यूज कर लिया, व्हाटएवर जो दिल का। अब आप रिएक्ट के सेंस में सोचिए क्या होगा सर। रिडेक्स, यस सर, रिडेक्स या कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर हम उसको अपडेट करके और जहाँ पे स्टोर हो रहा होगा वहाँ पर उसको वो करेंगे सर। वर्चुअल डॉम इसको अपडेट करेंगे तो सब अपडेट हो जाएंगे, वो वाला सर। सर ये रेंडर मतलब सभी होंगे। हाँ, यही तो बात है। देखें, यही तो सोचना था कि किसी ने कहा कि भाई इसको अपडेट करना है, आपने अपडेट कर दिया। आपने कहा कि यार मुझे रिएक्ट आती है, मैं इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से अपडेट करूंगा। ठीक है, गुड है, लेकिन इसके प्रॉज एंड कॉन्स भी तो सोचे आप एक आइटम को अपडेट करेंगे तो ये 1000 आइटम री रेंडर होंगे, नहीं होंगे? होंगे सर। अब बताएं क्या करना चाहिए? सर इसका सॉल्यूशन है कि हम यूज मेमो यूज करें। एग्जैक्टली तो ये देखें, ये चीजें एक्सपीरियंस से आएगी आपको। कोई आएगा आपको नहीं बताएगा कि यार ये प्रॉब्लम है, तो ये चीजें क्या सॉल्यूशन बताया भाई ने इसका? रिएक्ट यूज मेमो एक हुक है, रिएक्ट मेमो और यूज मेमो। रिएक्ट मेमो कंपोनेंट लेवल पे होता है, यूज मेमो फंक्शनल लेवल के ऊपर होता है। तो ये देखिए, ये परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन, रिएक्ट सीखना बड़ी बात नहीं है। रिएक्ट तो आपने देखा कि पेरेंट बनाया, चाइल्ड कंपोनेंट बनाया, सारा काम हो गया। लेकिन जब एप्लीकेशन ग्रो करती है ना, तो ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये बहुत मैटर करती हैं। ये भी आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर यही वाले कंपोनेंट के अंदर जब ये कंपोनेंट रेंडर होता है तो आप 4 API कॉल करते हैं। चले थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं डेटा लाने के लिए, बल्कि 4 को भी छोड़ दें, अभी 2 कर लें। तो अब ये सोचे जब ये 1000 चलते हैं तो ये 1000 मल्टीप्लाई बाय कितनी API चली है? 2000 टाइम चली है, 2000। अब आप एक वापस अपडेट करते हैं सिर्फ एक को, तो वापस कितनी दफा चलेगी है? 2000। तो कितनी APIs हो गई है? 2000, 4000। यानी आप देखिए सर्वर के ऊपर भी कितना लोड जा रहा है। आपकी तरफ से तो लोड जा रहा है, आपकी एप्लीकेशन तो स्लो होगी फ्रंट एंड के ऊपर, क्योंकि वो जो मिलीसेकंड्स का डिफरेंस अलग है, सारी चीजें। लेकिन सर्वर के ऊपर भी आपने देखा कितना लोड डाल दिया। तो दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, जब हम ये सारी चीजें सीखते हैं। रिएक्ट सीखना इज नथिंग। रिएक्ट तो आपने सीख लिया, यूडेमी का कोर्स किया, रिएक्ट आ गई, लेकिन उसके बाद हमें देखनी है उसकी
परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइज किस तरह करते हैं इसको ऑप्टिमाइज। सर रिएक्ट पढ़ते सर एक रिएक्ट पढ़ते हैं तो हमने ये कुछ नहीं पढ़ा। एक अब सॉरी सर ये एक चीज़ सर एड्रेस कर दें आप कि आप किस तरह से मतलब डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि इतना कुछ उसमें लिखा होता है, अभी बंदा सारा कुछ तो नहीं पढ़ सकता, तो किस तरह से हम यार उसको ये देखें, अब जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं ना, तो जब हम टीम के साथ काम करते हैं ना, तो टीम के अंदर सारी चीजें ऐसी होती हैं। जो डॉक्यूमेंट पढ़ना है कि क्लाइंट ने जो डॉक्यूमेंट दिया है या स्पेसिफिकेशन दिए हैं आपको, वो कौन पढ़ता पता है आपको? अगर मैं सही बताऊं तो आपको सर प्रोजेक्ट मैनेजर पढ़ता है वो। जी, वो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। और प्रोजेक्ट मैनेजर वो डॉक्यूमेंट देख के वो आपका हाँ टीम लीड या व्हाटएवर, उसके बाद वो क्या बना के देता है आपको, उसको मॉड्यूल्स बना के देता है। हाँ मॉड्यूल्स बनाएगा उसके, लेट से लॉगिन का काम आ गया, वो आपका एक मॉड्यूल है। मैं कहता हूँ पोस्ट ब्लॉगिंग का काम है तो ब्लॉगिंग आपका एक मॉड्यूल है। हो सकता है उसके अंदर कोई मार्केटिंग का काम है तो मार्केटिंग एक मॉड्यूल है, इस तरीके से। और फिर इस काम को भी डिवाइड किया जाता है। जब लॉगिन है तो लॉगिन के ऊपर फिर दो चीज़ आती है। क्या चीज़ आती है लॉगिन पे? बैकएंड स्लैश फ्रंट एंड। अगर पूरा प्रोजेक्ट फुल स्टैक का है तो बैकएंड स्लैश फ्रंट एंड होगा, वरना तो या तो बैकएंड होगा या फ्रंट एंड होगा। फिर उसके टास्क डिवाइड किए जाते हैं कि भाई पहले लॉगिन की स्क्रीन बनेगी, फिर फंक्शनैलिटी होगी, और उसके बाद ब्ला ब्ला ब्ला। फिर इस तरीके से सारे कार्ड्स बनते हैं। कार्ड्स कहाँ मेंटेन होते हैं? प्रोजेक्ट मैनेज कहाँ होता है? यूजुअली लोग जो यूज़ करते हैं वो जीरा यूज़ करते हैं, या तो फिर ट्रेलो, या तो और भी बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो कौन सा टूल यूज़ किया जाता है? जीरा। सर एक प्रॉब्लम सर और भी आती है कि जब हम अपनी सीवी लेके जाते हैं एज ए फ्रेशर, अगर हमने मतलब इटसेल्फ प्रैक्टिस की हुई है, कोई इंटरनेट से उठा के प्रोजेक्ट भी बनाए हुए हैं, ठीक है सर, मतलब प्रैक्टिस हमारी इनफ है, तो सर हमारा उधर ना एक्सपीरियंस का हम क्या लिखें फिर? मतलब पहले से कंपनी बना के डालें, क्या करें? नहीं देखिए, जो सच लिखा होगा वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज को इंटर्नी भी चाहिए होते हैं, बहुत सी कंपनीज को फ्रेश भी चाहिए होते हैं, बहुत सी कंपनीज को इंटरमीडिएट लेवल यानी मिड लेवल के बच्चे भी चाहिए, और बहुत सी कंपनीज को सीनियर भी चाहिए होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप अपनी सीवी में मैंने अभी तक जो देखा वो ये देखा कि अगर आप अपनी सीवी में जो भी सच है वो डालते हैं, ठीक है, और फिर जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आप ऑटोमेटिक फिट हो जाते हो। बहुत सी जगह ऐसा होता है इंटरव्यू में आपने लिखा हुआ है कि आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपने रिएक्ट पे काम किया हुआ है, लेकिन इंटरव्यू आपका अच्छा गुजरता है तो वो लोग आपको कंसीडर करते हैं कि हाँ यार इसके बाद ये सारी बेसिक नॉलेज मौजूद है। और जब तक मैं बात कहूँ जावास्क्रिप्ट के टर्म्स में, तो आप लोगों को कभी भी अगर स्पेसिफिक कहा जाए कि रिएक्ट के लिए बुलाया जा रहा है, सीव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ये याद रखिएगा। वो लोग मोस्टली जो बड़ी कंपनीज है ना, वो जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट आपसे पूछती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग होगी तो वो रिएक्ट हो, एंगुलर हो या व्यू हो या नोड.जेएस हो, वो उस पर सब पे काम कर सकता है अगर उसकी जावास्क्रिप्ट अच्छी है तो फोकस। दूसरी बात ये है कि जब हम फ्रीलांस वर्क के लिए जाते हैं तो वहां भी सर बाज़ ना जो अच्छे क्लाइंट है वो कहते हैं कि जी अपनी सीवी सबमिट करें, ठीक है, तो सर उधर भी जब सर सीवी सबमिट करेंगे तो वो भी सीधी सी बात है मांगते हैं, मतलब वो ये तो ना देख के दे देंगे जी आपने काम किया, आपने सेल्फ लर्निंग करके प्रोजेक्ट किए हैं, ये कहीं से किया, वो तो कहेंगे जी पास्ट एक्सपीरियंस क्या है सर। तो सर उसके लिए हमें क्या मार्केट में जाना जरूरी है? अब भले सर आपके जितने आपने एंड टू एंड एक एप्लीकेशन बनाई हो, लेकिन वो आपका एक्सपीरियंस तो काउंट नहीं ना होता, तो उसका क्या क्रैक क्या है उसका सर? देखिए, उसमें अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं तो फ्रीलांस के अंदर तो लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि फ्रीलांस को लिया जाए। क्यों? फ्रीलांस के पास ज्यादा तजुर्बा होता है। क्यों ज्यादा तजुर्बा होता है? उससे छोटे छोटे बहुत सारे काम किए हुए होते हैं। मेरा ये मानना है, अगर मैं आपसे पूछूं। सर नहीं, लेकिन जब प्रोफाइल भी नहीं हो फिर कौन यकीन करेगा आपका? इसको कैसे क्रैक करना है? यार इसके लिए तो आपको मतलब काम करना है ना किसी भी तरीके से, आपको फिर अपने प्रोजेक्ट्स बना के उसको शो करना है, व्हाटएवर जो भी आपने प्रोजेक्ट काम किए हुए। सर आप इंटरव्यूज लेते हैं और ये गाइड करें कि पोर्टफोलियो के अंदर हम कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐड करें जो हमें हेल्पफुल हो, यानी ये टूडो ऐप हो गई, ये क्विज ऐप हो गई, ये तो हर कोई अपनी ये तो कुछ भी नहीं है कि तो थोड़े से कोई ऐसे प्रोजेक्ट बताएं जब ताकि हमारी सीवी भारी हो जाए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को अभी थोड़ी टाइम के लिए अगर आप लोगों को प्रोफाइल अच्छी करनी है ना, तो आप लोग थोड़ा सा फ्रीलांसिंग की तरफ फोकस करें। और फ्रीलांसिंग में आप सबसे पहले किसके ऊपर जाएं? फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर बनती है गिग्स। अब आप पूछेंगे कि सर हम गिग्स कैसे बनाएं?
तो मैंने कैसे बनाई थी मैं वो बता देता हूँ। मैंने अपने लिए देखी कि मुझे बनानी है गिग किसके लिए, रिएक्ट की गिग। तो मैंने फाइवर के ऊपर सर्च की कि भाई रिएक्ट की गिग्स बताओ। फाइवर ने सारी गिग्स बता दी रिएक्ट की। अब मैंने देखी 6-7 गिग्स जो मुझे पसंद आई, मैंने देखी उसमें क्या क्या उसने लिखा हुआ है, उन 4-5 का मिक्सचर बना के मैंने एक अपनी गिग बनाई और मैंने डाल दी। मैंने तो ऐसे किया था। तो सर रिस्पॉन्स आया था फिर सर इसका? हाँ बिल्कुल रिस्पॉन्स। असल में होता क्या है, पहला प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल होता है ना। तो पहला प्रोजेक्ट अगर वो आपको $5 $10 का दे रहा है, आपको लगता है कि हाँ ये $5-10 का काम नहीं है, लेकिन आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है। जब एक प्रोजेक्ट लग जाता है ना $5 का भी, तो दैट्स गुड इनफ। फिर आपके पास क्यूरी आना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, आप उसके साइकिल में आ जाते हो। जब आप नए होते जी हो सर ऐसे ही है, आप जहाँ फरमा रहे हैं सर, रिएक्ट का अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है फाइवर के ऊपर ना। अगर हम के लिए रिएक्ट बेस के ऊपर कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाएंगे ना अपनी गिग को, तो वो बहुत मुश्किल से होगी, क्योंकि वहां से 7-8 हजार बंदे हैं। इसकी निस्बत गेट्सबी का मैंने देखा तकरीबन 165 बंदे हैं ओवरऑल जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो गेट्सबी के ऊपर हम रैंक करवाएंगे तो वो जल्दी हो जाएगी। ये भी पॉइंट है। तो भाई बात ये है कि गेट्सबी को पकड़ रिएक्ट पे फाइवर पे कूदना। जिस बंदे ने गेट्सबी पे काम करना वो जाता है आप वर्क पे, वो जाता है टॉप टेल पे। इस पे तो नहीं, छोटा छोटा ऐसा क्लाइंट है। नहीं, ये गलत फहमी है, गलत फहमी है, बिल्कुल गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। ना ना ना, मैं आपको बताऊं कि हमारे बहुत सीनियर्स ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने फाइवर से इतने बड़े प्रोजेक्ट पकड़े हुए हैं कि वो अभी तक चल रहे हैं, उनको बस 2-2 3-3 साल हो गए। तो ऐसा ये सोच अगर आपकी है कि वो फाइवर पे छोटे क्लाइंट्स आते हैं, नहीं, बड़े क्लाइंट्स भी आते हैं। लेकिन वो फिर आपको कभी कभार ऐसा होता है कि एक क्लाइंट आता है यार $5 का काम लेके कि मुझे ये करना है, फिर आप उसको गाइड करो कि भाई ये करेंगे तो इससे हो सकता है ये भी प्रॉब्लम हो सकती हो, आगे जाके आपको ये भी फेस करना पड़ेगा। आप ऑनेस्टली इसको फीडबैक दो जो आपको लगता है कि हाँ यार ये अगर आप करवाओगे अभी तो हो जाएगा, लेकिन आगे जाके जब आपकी एप्लीकेशन ग्रो करेगी तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो क्या उसको जो समझ में आएगा तो वो $5 की एक और गिग बना के दे देगा। फिर आपको लगता है कि कुछ और चीजें नजर आ रही हैं तो आप उसके साथ कम्युनिकेट करो। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट ले लिया और उसके साथ कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही, एंड में प्रोजेक्ट दे रहे हो सकता है कि उसके जहन में कुछ और चल रहा हो, आपके जहन में कुछ और था। तो कम्युनिकेट करना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर बात करते हैं एजम्पशंस की। यार इसने बोला कि ये लॉगिन बनाना है तो ये लॉगिन सर ये एक लास्ट एक सवाल है। जी लास्ट करें, इसके बाद फिर अपना वो प्रोजेक्ट भी रन हो गया, सारी चीज हो गई, लास्ट सवाल कर ले, कोई मसला नहीं, बोलिए। सर ये टॉप टेल पे आपने टेस्ट दिया या मतलब टॉप टेल पे सर काम किया आपने? मैंने टॉप टेल पे काम नहीं किया ऑनेस्टली। सर ये काइंडली एड्रेस कर दें कि ज्यादातर पूछिए। अच्छा सर, क्लाउड होस्टिंग जो है कौन सी सबसे बेस्ट है रीसेलर के हवाले से? मैं अपनी कंपनी के लिए ढूंढना चाह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अगर आपको पता है तो बता दें। यार आप मुझसे पूछोगे तो यार सर एक क्वेश्चन कर लूं सर लास्ट? नॉट द राइट पर्सन। रीसेलर होस्टिंग पूछना चाह रहा हूँ, क्लाउड होस्टिंग में। वैसे यूजुअली जो मार्केट के अंदर इन है वो AWS ही है, AWS या तो फिर गूगल चल रहा है। इनमें रीसेलर भी सर्विसेज हैं? नो आइडिया, तो इसके बारे में बाकी में मुझे नहीं पता, तो मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा इसका, सॉरी यार। ओके सर, नो प्रॉब्लम। जी दोस्त, सर जब तक आप प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं एक क्वेश्चन कर लूं सर छोटा सा? सर ये बता दें आप सर, फ्रंट एंड डेवलपर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जो इशू आता है रिस्पॉन्सिवनेस का, तो वो आप कैसे टैकल करते हैं? मतलब किस तरह से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की? थोड़ा इसको अगर आप बता दें कि क्या करना चाहिए इस हवाले से। मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल है वैसे, मैं सच बताऊं आपको तो, क्योंकि मैं फ्रंट एंड साइड पे UI साइड पे ज़्यादा नहीं हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आप टीम के साथ काम करते हैं ना तो आप लोगों की एक्सपर्टीज का फ़ायदा उठाते हैं। जिस तरीके से मैं UI साइड पे नहीं हूँ, तो UI के जो डेवलपर्स हैं वो अलग होते हैं। हमारा काम फ्रंट एंड साइड इंजीनियरिंग या बैक एंड साइड इंजीनियरिंग का ज़्यादा काम होता है, और उसके बाद फिर डेटाबेस की एक्सपर्टीज के लेवल के बंदे अलग होते हैं। लेकिन अगर आपको ही करना है तो ज़्यादातर तो लोग यही करते हैं, क्या करते हैं वो, कोई लेट से आर्ट डिज़ाइन हो गया या इस तरीके से बूटस्ट्रैप हो गया, लोग वो ज़्यादा यूज़ करते हुए फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज़ करते हुए अपनी पूरी एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेते हैं। सर एक चीज बताइएगा, जो कॉपी पेस्ट है, मतलब कोई एक लॉजिक हमें समझ नहीं आ रही, हमने वो लॉजिक टाइप की गूगल में और उसको जाके स्टैक ओवरफ्लो कहीं से उसका कोड लाया,
थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया या बात का सेम एज इट, सर वो चल जाता है मार्केट में कि ऐसे कोड नहीं चलते? नहीं चल जाता है। अब ये डिपेंड भी करता है कि कभी कभार आपका सामने वाला क्लाइंट कैसा है। सही है, कभी कभार बहुत से खड़ूस क्लाइंट भी होते हैं तो वो कहते हैं नहीं भाई ये क्या गया, ये तो तुमने ये कर दिया, तो फिर थोड़ा सा उसको है ना करनी पड़ती है, मतलब मेकअप करना पड़ता है उसको कभी कभार। वैसे यूजुअली अगर आप मुझसे पूछे 80% काम चल जाता है। कभी कभार जो 20% ऐसे कुछ क्लाइंट आ जाते हैं तो वो तंग करते हैं, इसके अलावा तो नहीं है, चल जाता है। और इंडस्ट्री में होता ही है भाई, कॉपी पेस्ट हो रहा है सर सारा। मतलब ज्यादातर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इसी तरीके से चलते हैं ना। सर ये जो है हम लोग जरा फ्रीलांसिंग करने से थोड़ा घबरा रहे होते हैं कि पता नहीं कौन से काम आ जाएंगे। घबराए नहीं, ना आपके कहने का मतलब है कि शुरू करें बस। बिल्कुल भाई, मैं तो अभी से कह रहा हूँ आप लोगों को फ्रंट एंड के काम आप बहुत इजीली पकड़ सकते हो, ट्रस्ट मी। तो आपको देखें काम का मतलब ये थोड़ी कि आप गए और आपको काम मिल गया फौरन, आप जाके देखोगे ना कि ये वाला काम क्या आप कर भी सकते हो या ये नहीं कर सकते। अब ये कॉन्फिडेंस वाली भी तो बात है ना। सर लास्ट वीक मैंने ना अपने दोस्त की गिग बनाई थी, लास्ट वीक मैंने दोस्त की गिग बनाई थी, तो सर उसका माशाल्लाह ऑर्डर आ गया सर यूआई डिजाइन करने का। मैं यही तो कह रहा हूँ, मतलब हम लोग डरते बहुत है कि अभी काम स्टार्ट लिया नहीं है यार, होगा नहीं होगा। अबे भाई करके तो देखो, नहीं होगा तो नहीं होगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और फाइवर इज द बेस्ट सर, हाथ खोलने के लिए फाइवर बेस्ट है। और मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों के साथ देखिए, आपकी क्लास के अंदर ही ऐसे बैठे हुए जो काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो इनको पीछे पड़ के फायदा उठाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, तो कोशिश करें कि आप लोग इस तरीके से। सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे भाई इनसे टिप्स लो ना कि ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं, वो देखे ना। वो कह रहे हैं ना कि मैं क्वेश्चन करें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, आप कह रहे हैं टिप्स, इधर 3-3 दिन सवाल पड़ा रहता है, फिर उठ के दोबारा कोई अल्लाह का नेक बंदा गलती से याद आए तो रिस्पॉन्ड करता है पढ़ाई का, ये कौन करेगा सर? यार ये एक है इशू, लेकिन मैं कहूंगा कि यार अगर सब हम लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, मुझे ये बताओ ना। तो कोशिश करो। देखो मैं तो यही कहूंगा कि कोई जवाब भी नहीं देता ना, आप सवाल छोड़ तो दो, क्या पता किसी के पास टाइम ना हो। जैसे मोस्टली मेरे पास नहीं होता, मैं सच और ऑनेस्टली बात बताऊं, क्योंकि जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरे पास और 10 काम लगे हुए होते हैं, तो मैं इन चीज़ों में अभी नहीं पढ़ सकता। अब मुझे जो टाइम मिलता है वो सैटरडे और संडे ही मिलता है, तो मैं सैटरडे जो ज़्यादातर मेरा टाइम होता है वो सोने में गुजरता है, क्योंकि पूरे वीक का जो थकन होती है वो उतारने में लगा देते हैं। और संडे फिर मैं फैमिली के साथ बैठा होता हूँ। तो ये कुछ है मेरे साथ भी इशू। जो आपकी वीडियोस डिले हुई थी वो हुई। आपको वीडियोस पोर्टल पे अपलोड हो गई हैं? सर अभी तक तो नहीं हुई, क्योंकि मैंने दे दी थी ये, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी है, तो इंशाल्लाह ताला अब आपको मिल जाएगी, इतना बड़ा मसला नहीं है। चलें, तो उसकी भी टेंशन खत्म हो गई मुझे। सर एक और चीज बताइएगा सर, जिस तरह आप सर मिकल्स के लिए काम कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपनी के लिए, तो सर ये क्लाइंट्स आपको लिंक्डइन टॉप किधर से मिलते हैं? मतलब ऐसे क्लाइंट जो होते हैं, मतलब बड़े क्लाइंट होते हैं कि ये फ्रीलांस मार्केट प्लेस से मिलते हैं? मतलब आपके केस में सर क्या हुआ? अगर थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन अगर ना रिस्पॉन्ड करना है तो नो प्रॉब्लम सर। सॉरी, वापस सवाल कीजिएगा, मैं सही से समझा नहीं हूँ। सर आप जिस तरह बता रहे थे ना कि आप एक इंटरनेशनल मिकल्स के लिए, आई थिंक आपने बताया था कि लिए काम भी करते हैं, एक कंपनी जो गेमिंग कंपनी। वो तो मैं जॉब कर रहा हूँ मिकल्स के, तो बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो सर ये कि मतलब मैं ये पूछना चाहता था, ये बात ये है कि ये क्लाइंट्स जो ऐसी जॉब्स हैं ये आपको पाकिस्तान में रह के, मतलब आप पाकिस्तान से कर रहे होंगे आई थिंक, तो सर ये है कि पूछना पाकिस्तान के अंदर है, मिकाइल्स तो पाकिस्तान के अंदर ही हुई है, ब्रांच है उसकी। अच्छा। तो वैसे ये ऐसी जॉब्स मिलना मुश्किल नहीं है। इसको हम जो आप पूछ रहे हैं ना, वो क्या है, आप रिमोट जॉब्स की बात कर रहे हैं। रिमोट जॉब बड़ी पड़ी हुई है यार, बड़ी पड़ी हुई है। वही मैं कह रहा हूँ, जिस तरह के फाइवर, कुछ मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको फाइवर से उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया और उनको फिर उसी कंपनी ने हायर भी किया, तो वो रिमोट जॉब भी कर रहे हो उसी कंपनी के लिए। ठीक हो गया, थैंक यू सर। चलें, अब हम आते हैं वापस से। अब हमें जब प्लगइन इंस्टॉल करना है तो हमें, किसी को पता है कि हमने लास्ट टाइम कौन सा प्लगइन इंस्टॉल किया था फॉर कंटेंट के लिए? सर मटेरियल यूआई किया था। ओके, और लास्ट क्लास में हमने एक और प्लगइन यूज किया था कॉन्टेंटफुल के लिए, किसी को याद है? नहीं याद, सब भूल गए? लास्ट क्लास की बात थी तो कौन सा इंस्टॉल किया था?
गेट्स भी सोर्स कंटेंटफुल याद आया किसी को? यस सर सर कंटेंटफुल किया था तो फिर ही हमारा डाटा ब्राउजर पर रेंडर हुआ था। बिल्कुल वैसा ही है। तो कंटेंटफुल जब तक हम यूज नहीं करेंगे, जब तक प्लगइन, तो जब तक आप GraphQL से डेटा मंगवा ही नहीं सकते कंटेंटफुल से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्या वो भाई कोई पूछ रहा है कुछ? नहीं सर, वो बैकग्राउंड में नॉइस चल रही है किसी की। चलें जी, मैंने इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है गेट्सबी सोर्स कंटेंटफुल, ताकि मैं कंटेंटफुल से यूज कर सकूं। तो जल्दी से मैं इसका ही प्लगइन यूज करके ब्लॉक ले जाती है, ले आओ 50 कुछ ले आओ। अच्छा जी, तो कंटेंट के अंदर आ गए, प्लगइन के अंदर आ गए और हमने पेस्ट कर दिया कंटेंट को, ठीक है जी। तो मेरे पास अच्छी बात यही है कि मैं स्पेस आईडी यही यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये स्पेस आईडी मिल गई, सॉरी टोकन आईडी और स्पेस आईडी लास्ट वाली क्लास की यूज कर रहा हूँ। आप लोगों के पास अपनी होगी, आप वो यूज करिएगा। ये जो टोकन है ये हर दफा नया क्रिएट करना चाहिए या ना, ये एक दफा जो एप्लीकेशन में लग चुका है वो वही यूज करेंगे ना। तो मैंने लास्ट क्लास में तो बनाया था ना आप लोगों के सामने, मैं वही यूज कर रहा हूँ, सिंपल। जब एक्सपायर हो जाता फिर क्या करें इसका? ये एक्सपायर नहीं होता ना, ये रहेगा। जब जो एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो जाएगा फिर एक्सपायर नहीं होगा? नहीं एक्सपायर नहीं, अभी उसमें कोई लिमिटेशन मैंने अभी तक तो नहीं देखी। मेरे पास तो 2-3 महीने से भी चल रहा होता है, तो एक्सपायरी है ही नहीं। मैसेज मैंने जो जनरेट किया था जो टोकन, उसकी मुझे आ गई एक्सपायरी डेट की, वो मैसेज आ गया गिटहब की तरफ से। हाँ, एक्सपायरी डेट आ गया। गिटहब वाला तो इज अ डिफरेंट थिंग, हम तो अभी गेट कंटेंटफुल की बात कर रहे हैं आपसे। अच्छा जी ठीक सर, सॉरी सर। नहीं तो अच्छा जी, तो हम आ गए हैं गेट्सबी के ऊपर, और गेट्सबी में हमारे पास आना चाहिए। मुझे क्यों इस तरह लग रहा है कि ये आया नहीं, क्या आता तो हमारे पास ब्लॉग पोस्ट और दोनों चीज़ें आनी चाहिए थी। चलें जी, हो गया। ये देखें, पहले प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे थे और पोस्ट नहीं आ रही थी, इसका मतलब वो कनेक्ट नहीं हुआ हुआ था। तो मैंने एक दफ़ा शायद सेव करने से पहले मैंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लिया था, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हुआ था। अब सारी चीज़ें आ गई, तो एक दफ़ा देख लेते हैं डेटा लाके क्या वाकई में मेरे पास पोस्ट के अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। एजेस, नोड, आईडी, स्लग और कोई टेक्स्ट वगैरह है, टाइटल, सब टाइटल, कंटेंट। तो ये आ गया मेरे पास डेटा। तो ये डेटा कहाँ से आया, सब आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट की थी और उससे पहले मेरे पास पोस्ट मौजूद थे। तो ये देखें, पोस्ट मौजूद है, पोस्ट के अंदर अनटाइटल्ड है। सर स्क्रीन को चाहिए जूम कर लें। मैं कर देता हूँ दोस्त। ये देखें, ये वाला क्यों नहीं आया, कोई बताएगा? ये मेरे यहाँ पे 2 मौजूद थे पोस्ट, लेकिन एक आया, दूसरा नहीं आया। सर वो दूसरा पब्लिश नहीं है सर, वो ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली, ये देखिए ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, इसलिए नहीं आया। ठीक है, चले, गुड हो गया जी। ये तो अब आगे चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। पहले एप्लीकेशन को चला के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है। सब आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, क्योंकि ये हम पहले यूज कर चुके हैं। 5000 में था, 8000, सॉरी, ये आ गया 8000। तो ये देखें, ये पहले से स्टार्टर ब्लॉक मौजूद है, जिसके अंदर 3 पोस्ट मौजूद हैं। एक पोस्ट पे जाता हूँ, उसकी डिटेलिंग आ जाती है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अब आप लोगों से सवाल है, GraphQL से डेटा आ रहा है, सारी चीजें आपको पता है कि ये टेम्पलेट भी मिला हुआ है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पे चलते हैं। फर्स्ट वाला कहाँ है भाई? इसका पेज कहाँ पे, कैसे पता चलेगा फर्स्ट पेज कहाँ पे होगा इसका? index.js। ये देखें,
अब यहाँ पे देखिए ये डेटा इसने ऑलरेडी मंगवाया हुआ है। क्या हम इस तरीके से डेटा मंगवा सकते हैं? पहला सवाल। हमें अपनी जिस तरह हमने कंटेंट में यूज़ किया था उसके मुताबिक उसको कस्टमाइज़ करना होगा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ से जो डेटा आ रहा है क्या वही डेटा मेरे पास आ रहा है ग्राफक्यूएल में? अब ये सवाल है। अगर नहीं आ रहा तो हमें उसको इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से देख लेते हैं। चलें, अभी मेरे पास यही डेटा आ रहा है ना, जिसके अंदर कॉन्टेंटफुल है, एजेस हैं, एजेस के अंदर नोड हैं और ये डेटा है उसका। ठीक हो गया। सर ये जो स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं इनका फायदा मेनली यही है ना कि आपको सीएसएस वगैरह पहले से प्री बिल्ट दे देते हैं, सिर्फ आपको डेटा चेंज करने की एग्जैक्टली हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना। ये देखिए ना, अगर मैं अभी जाता तो मुझे ये सारी चीजें खुद करनी पड़ती ना, मैनुअली, कुछ ना कुछ मैनुअली इस तरीके से देना पड़ता। तो इससे अच्छा नहीं है कि स्टार्टर टेम्पलेट उठाया। अभी तो हम सीख ही रहे हैं ना, ग्राफक्यूएल से डेटा लाके इसमें इन ही करना है, तो क्यों ना किसी अच्छे से व्यू के अंदर ही इन कर दूं, मैं डेटा शो करता हूँ भाई। ये रीजन था मेन इसका। ठीक है, चलें करके देखते हैं। अब ये जो डेटा लेके आ रहा है, वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कहाँ से क्या आ रहा है तो बाद में बताता हूँ, क्लास के बाद, मतलब क्लास के अंदर ही बताता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद। चलें, अब मैं जाता हूँ अपनी ग्राफक्यूएल की क्यूरी उठाता हूँ लाइक दिस, और इसी क्यूरी को उठा के कॉपी किया मैंने थोड़ी देर के लिए, एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है क्या जी? क्या ये चलेगा? पहला सवाल यही है आपसे। आप लोगों को तो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तब तो मुझे बताएं। हाँ जी, अगर सब कुछ एज इट इज है तो फिर चलेगा सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एज इट इज है या नहीं, ये तो आप बताएंगे ना। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना ऑल कंटेंट फुल पोस्ट वाला डेटा उठा के यहाँ पे सिर्फ ऐड किया। अब बताएंगे सर ये आपको चलेगा? स्पेस सर की भी चेंज करनी होगी सर। क्या चेंज करनी पड़ेगी सर? वो जो सीएमएस की जो सर आपको मिलती है आईडी, वो सर आपको कॉन्फ़िग में। नहीं, वो तो कर चुका हूँ ना, जब भी तो ये कंटेंट फिर फुल से चलेगा डेटा आ रहा है, वरना तो आता नहीं ना। फिर तो चलेगा सर। लेकिन यहाँ पे मैंने अपना वाला भी रखा हुआ है पोस्ट का, और इनका पुराना वाला भी रखा हुआ है, तो चलेगा या नहीं चलेगा? अब ये सवाल। यार प्लीज माइक म्यूट कर दिया करें दोस्त। अच्छा जी, बताएं अब। सर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, एक का आंसर आया। क्यों नहीं चलेगा मुझे ये भी बता दें थोड़ा सा जल्दी से। सर क्योंकि वहाँ पर ऑल कंटेंट फुल पोस्ट रेंडर नहीं हुई सर, वहाँ पर दूसरा नाम रेंडर हुआ हुआ सर, तो आपको नाम चेंज करना होगा सर। मतलब अभी मैं इसको सेव कर लिया और मैं अब इसको चलाऊं तो ये चलेगा या नहीं चलेगा? ये जल्दी से बता दे, बस सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं। तो मैं इसको कंसोल भी करवा दूं इधर, ताकि आप लोगों को पता भी चले। ठीक है, डेटा और चले, कहाँ गया जनाब? ठीक हो गया जी। एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई, क्यों क्रैश नहीं हुई तो बताएगा जल्दी से। आपके सामने मैंने अपना, हेलो आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। हाँ ठीक है। पहले तो ऑल मार्क डाउन चल रहा था, अब मैंने फुल पोस्ट भी डाल दिया, एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई। एनी रीजन? टाइपस्क्रिप्ट नहीं, मैं वैसे जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि ये देखिए ये जो डेटा है वो रिटर्न क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है ना। ग्राफक्यूएल के अंदर हमने देखा था कि अगर हम एक साथ 3-4 क्यूरीज कर सकते हैं ना, कोई मसला तो नहीं है ना। जो क्यूरीज आएंगी वो एज एन ऑब्जेक्ट के केस में ही हमें मिलती है, ऐसा ही है? बिल्कुल सर। तो ये वही है। लेकिन हमने यहाँ पे 2 क्यूरीज की है, कॉन्टेंटफुल पोस्ट की हुई है और एक मार्कडाउन से की हुई है। तो मार्कडाउन वाली तो इसकी एप्लीकेशन की जो खुद की थी वो थी, और हमारे पास ये मौजूद है। तो अब आपको बात समझ में आई? तो इसलिए ये क्रैश नहीं हुई क्योंकि इसने डेटा में से क्या यूज किया हुआ है? मार्कडाउन यूज किया हुआ है। अब इसने कॉन्टेंटफुल पोस्ट यूज
नहीं किया हुआ। तो अब हमें अपने डेटा को थोड़ा सा चेंज करना है, तो किस तरह करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए इन्होंने क्या यूज किया हुआ है, ऑल मार्कडाउन्स के अंदर इसको मिलती है नोट्स। हमारे केस में हमें ऑल मार्कडाउन्स में क्या मिलेगा, ओ सॉरी ऑल मार्कडाउन्स नहीं, हमें ऑल एजेस के अंदर मिलेंगे एजेस। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए यही वाला यूज करना चाहूँ तो मैं कुछ नहीं करता, मैं यहाँ से एजेस को रिमूव कर देता हूँ और एजेस की जगह क्या ले लेता हूँ, नोट्स डायरेक्टली। ठीक है, आईडी मुझे एक दीजिएगा, आईडी ले ली मैंने, आईडी हो गई, इमेज हो गई, इमेज के बाद मैं लेता हूँ उसका टाइटल, टाइटल के बाद ले लेता हूँ उसमें कुछ और चीज़ें थी ना, क्या क्या था, सब टाइटल, सब टाइटल के बाद ये हाँ सब टाइटल लेता हूँ इसका, स्लग टाइटल, सब टाइटल, डेट ले लेता हूँ, अपडेट नहीं, अपडेटेड डेट लेने की जरूरत नहीं है, क्रिएटेड डेट ले लेता हूँ हम। और इमेज में, इमेज पे क्रिएटेड डेट क्यों ले रहा हूँ, नहीं इमेज में क्रिएटेड डेट लेनी है, ये भी चीज़ें देखनी होती है आपको। खैर अभी इतना छोटा सा लेते हैं ताकि अपनी बन जाए एप्लीकेशन, उसके बाद हम देखें। तो यही वाली क्यूरी में यूज़ कर लेता हूँ, एजेस की जगह नोट्स ले ली डायरेक्ट, अभी मैंने एजेस भी ले सकता था, कोई मसला नहीं था, लेकिन खैर यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो सिर्फ इसको कर सकता हूँ। अच्छा जी, कुछ नहीं किया, सिंपल से काम है। अब मैं यहाँ पे आके मैं क्या लिख दूंगा, पोस्ट की जगह ब्लॉक्स लिख देता हूँ ताकि हमारे पास चीज़ें क्रैश ना हो। ज़्यादा पता है मुझे क्रैश बुरा लगता है। तो अब बताएं क्या ये दोनों चीज़ें सेम हो गई? जी सर। ठीक है ना, पहले हम पोस्ट ले रहे थे ऑल मार्कडाउन से, अब हम ब्लॉक्स ले रहे हैं कहाँ से, हमारी पोस्ट से। ठीक है, गुड हो गया। अब हमें यहाँ पे जो पोस्ट यूज हुआ है हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई इसकी लेंथ अगर 0 है तो इसको ये वाला लेआउट दे देगा, नो पोस्ट। अगर नहीं है तो फिर हम नीचे आते हैं और नीचे आके इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं लूप लगाया होगा, ये रहा, हम लगाते हैं यहाँ पे लूप। अब हमें पोस्ट में से क्या क्या मिलेगा, टाइटल मिलेगा, स्लग मिलेगा, ठीक है, स्लग मिलेगा, टाइटल मिल गया, स्लग मिल गया, डेट नहीं है हमारे पास, क्या मौजूद है, क्रिएटेड डेट, एग्जैक्टली क्रिएट। देख लेते हैं कौन सी फील्ड है, हमने नहीं ली भी इधर, कहाँ गए भाई जल्दी से बता, ये क्रिएटेड डेट। तो मैंने ये वाली फील्ड कॉपी करता हूँ, अपनी क्यूरी में भी ऐड कर देता हूँ और साथ साथ यहाँ पे भी ऐड हो गई। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए मैंने ये यूज कर ली। डिस्क्रिप्शन, मेरे पास डिस्क्रिप्शन मौजूद है, मेरे पास शायद कंटेंट मौजूद है। अभी हम कंटेंट पे आते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक मौजूद है सब टाइटल। सब टाइटल देखते हैं, सब टाइटल मैंने यूज किया हुआ बिल्कुल, टाइटल और सब टाइटल। टाइटल कहाँ था इसका, कहीं पे ये रहा, टाइटल हो गया, स्लग हो गया, ये टाइटल कहाँ से आ रहा है भाई इसके पास, अच्छा ये इसी को टाइटल लेगा, ठीक है। क्रिएटेड डेट हो गया, ये एक है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए कैंसिल कर देता हूँ। पुट कंटेंट ओवर हियर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। चले इसको चला के देखते हैं क्या होगा। आ गया पोस्ट 1 जो हमारा टाइटल था ये आ गया और डेटा आ गया। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मसला आ गया, क्यों 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 क्यों? अब आपसे जवाब चाहिए, हम लोग थोड़ा बहुत काम करके आ चुके हैं ना। इसकी जो डायनामिक पेजेस है वो हमने नहीं बनाए, इसी वजह से। एग्जैक्टली, इसके अभी तक हमने डायनामिक पेजेस ही नहीं बनाए, अभी तो हमने सिर्फ इंडेक्स के पेज में इसको रेंडर करके शो किया। ठीक है जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए कहाँ जाना है भाई, ठीक है। अब देखें इसके अंदर है हमारे पास रिच टेक्स्ट एडिटर की मदद से हमने मंगवाया हुआ है, क्या थोड़ा डेटा डाला हुआ होगा मैंने डेफिनेटली, ये पाकिस्तान जिंदाबाद माय कंटेंट। इसके अंदर है ये इसकी एक्चुअल
वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन की जगह यहाँ पे हमने टाइटल क्या दिया हुआ है इसको, कंटेंट कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। तो अब मैं लेता हूँ कंटेंट सॉरी, हम देखते हैं कि कंटेंट से हम ग्राफक्यूएल से देखते हैं अच्छी तरीके से कि क्या चीज लेके आए। ग्राफक्यूएल में गए, ये सारी चीज अपनी जगह पे है। कंटेंट कहाँ गया जनाब, ये कंटेंट गया, कंटेंट के अंदर रो क्यूरी आ गई। तो यहाँ पे एक मसला आएगा, अभी हम वो डिस्कस करते हैं। अब देखें ये कंटेंट के अंदर जो इसका रो है, ये हम यहाँ पे मंगवाते हैं कि इस तरीके से कंटेंट एंड कंटेंट के अंदर रो, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखते हैं डेटा के अंदर सबसे पहले मुझे क्या मिलता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, डेटा आया। अब हमें मिलता है पोस्ट, पोस्ट के अंदर नोट्स, नोट्स के अंदर जीरो, जीरो के अंदर कंटेंट, कंटेंट के अंदर रो। अब ये देखें इसका टाइप क्या कैसा आ रहा है, ये बिल्कुल रो क्यूरी दे रहा है। तो अगर हमें इसका HTML चाहिए, यानी क्योंकि रिच टेक्स्ट एडिटर का फायदा क्या होता है, ये हमें क्या रिटर्न करता है एक्चुअली, हाँ जी HTML रिटर्न करते हैं, हाँ क्योंकि डिटेल टेक्स्ट रिटर्न करते हैं सर। जो हमारे HTML वगैरह है वो रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें रो क्यूरी दे रहा है। क्यों रो क्यूरी दे रहा है कंटेंट के अंदर, क्योंकि वहां से डेटा इसी तरीके से आएगा, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे ये एक कोई ना कोई एक प्लगइन चाहिए जो कि इसको हमें ट्रांसफॉर्म करके दे, ठीक है। जिस तरीके से ये इमेज है, इमेज के अंदर देखिए फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर मुझे मिलेगा सोर्स। अब मैं इसको चला के देखूंगा तो ये देखिए मुझे कंप्लीटली सोर्स की इमेज मिल गई। अब मैं इसको इमेज को कॉपी करता हूँ और मैं एंटर करके देखता हूँ क्या ये एक्सेसिबल है। ये आई थिंक उसी के अंदर से चलेगा, किसके अंदर से चलेगा मैं देख के बताता हूँ। ये डायरेक्ट फ्लूइड से चलेगा, क्योंकि गेट्सबी के अंदर हमें मिलता है इमेज भी, गेटबी में इमेज मिलेगा या तो फिर हमें किसी प्लगइन से मिलता है इमेज। अभी मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। चलें, पहली बात देखिए कि कंटेंट से ही नहीं आ रहा, दूसरी बात देखिए कि हमें इमेज का काम करना है। तो अब कुछ भी नहीं करते, हम चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, गेट्सबी की। यहाँ से हम देखते हैं इसके प्लगइन्स को। ठीक हो गया, प्लगइन्स आ गए हमारे पास। प्लगइन्स के अंदर हम सर्च करेंगे, हमारे पास प्लगइन सर्च कैसे करेंगे दोस्त, ये प्लगइन सर्च। सर फुटर के अंदर प्लगइन्स की ऑप्शन होती है सर, इसके गेट्सबी के फुटर में। कौन सा, ये रहा फुटर, ये वाला? एक मिनट, होम पे गेट्सबी लोगो पे क्लिक करें ना सर। एक मिनट, ये प्लगइन्स आ गए ना, क्यूरिंग डेटा, कॉमन परफॉर्मेंस स्केलिंग, सर्च का ऑप्शन यहाँ पे आता था, इसकी यूआई चेंज हुई है। मैं गेट्सबी पे जाता हूँ, आप कह रहे हैं यहाँ पे आ जाओ, इसके फुटर में जाऊँ तो ये इसका फुटर आ गया। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कहीं प्लगइन होगा, प्लगइन पे तो मैं ऑलरेडी पहुँच चुका था। के नीचे कंप्रोमाइज ये प्लगइन रहा सर। यहाँ पे हम देखते हैं रिच टेक्स्ट, कंटेंट फॉर रिच टेक्स्ट है, ठीक है। ये करेंगे, एक्सेस टोकन देंगे, इसको करके देखते हैं। कंटेंट पर तो यूज हुआ वही है ना ऑलरेडी हमारे पास। असल में ये देखें, अब ये रिच टेक्स्ट का है लेकिन ये रिच टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। कंटेंट फॉर रिच टेक्स्ट से यूजली नहीं करता हूँ।
आपकी कीमती वक्त से इसको पहले टर्मिनेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्लगइन इंस्टॉल करना है। ये मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया, इसका गेट्स ट्रांसफॉर्म कंटेंट फॉर रिच टेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही मैं इसको करूँगा उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, प्लगइन के अंदर जाके इसको ऐड करना होगा लाइक दिस। तो मैंने कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से और उसमें प्लगइन्स में चलता हूँ। प्लगइन्स वेयर इज माय प्लगइन, ये रहा कॉन्फ़िग के अंदर इमेज के बाद मैंने यहीं पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं करता हूँ इसको npm करके स्टार्ट। सॉरी कॉमा देना जरूरी है। ओके, हमारे के अंदर आइटम ऐड करना। अच्छा भाई चले, दोबारा से मैंने स्टार्ट कर दिया इसको। नाउ लेट्स सी अब मुझे क्या मिलना चाहिए बकौल इसके कि जब भी आप ब्लॉक के अंदर लेने जाओगे तो आपको चिल्ड्रन के अंदर होपफुली HTML मिलेगा। लेट्स सी अब हमें ग्राफक्यूएल के अंदर देखते हैं कि क्या मिलता है, जल्दी से देखते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर आप लोगों को एक टास्क अपने पास ऐसे ही नोट कर लें आगे बढ़ने के लिए कि कोशिश करें कि फाइवर पे अकाउंट बनाएं और जैसे उन्होंने कहा गेट्सबी या ग्राफक्यूएल, क्लाइंट साइड ग्राफक्यूएल अपोलो क्लाइंट लिख के आप लोग सर्च कीजिए ग्राफ, तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारी गिग्स आएंगी। फिर उसकी गिग्स से आप अपनी गिग्स बना के देखें और थोड़ा सा मॉनिटर करें कि क्या होता है। क्या ख्याल है? जी सर, अच्छा ख्याल है सर। सर इंतहाई अच्छा ख्याल है। सर गेट्सबी के अंदर मेनली जो ये जो कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं मेनली यही यूज़ होती हैं बस। अगर हम क्लाइंट से रिलेटेड बात करें तो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए कि आप YouTube के ऊपर को गेट्सबी की वेबसाइट देखें कि वो कैसे बना रहा है, कैसे देख के बनाए तो आपको पता चल जाएगा यार इस पे ऐसे काम करते हैं तो अपनी गिग बना के लॉन्च करते हैं। नहीं, मैंने एक बूट कैंप का जो गेट्सबी में प्रोजेक्ट था उसके अंदर मैंने स्टार्टअप पाकिस्तान जो वेबसाइट है उसका क्लोन मैंने बनाया है। तो वो इनफ होगा उसके लिए अगर मैं उसको ऐसा शो करता हूँ। काम करने का मतलब ये, प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपकी ग्रिप हो जाए, ताकि आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट हो जाए कि कोई भी प्रोजेक्ट होगा, कोई भी डिजाइन होगा तो मैं आप बना सकता हूँ। अगर आप बना सकते हो तो गिग बना के लॉन्च कर दें, अगर नहीं बना सकते तो फिर एक और प्रोजेक्ट बनाए। आपको देखें असल चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ये कर सकते हो तो फिर आप बस गिग बनाओ और डाल दो, और डरने की जरूरत नहीं है। देखो वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा ना। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो उससे पहले उसने पैसे तो वैसे ही नहीं दिए हुए, तो फिर टेंशन क्या है, बनाओ और यूज करो यार। गाकी खराब होगी सर उससे, वो 2-10 गाहक को खराब करेगा। नया अकाउंट बना लेंगे, नया अकाउंट भाई नया अकाउंट बनाएंगे, प्रॉक्सी लगा के अकाउंट बनाएंगे, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से अकाउंट बनाएंगे भाई। बिलाल भाई बड़े ऑप्शन अकाउंट होगा। भाई से कांटेक्ट करें, देखें इनके पास बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, आपके मेरे पास ऐसा बंदा होता है ना मैं तो पकड़ के बैठ जाता, भाई आओ मेरे साथ बैठो ये करवाओ। सर भी सर ताबेदार
नहीं सर, बिलीव मी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, गिग रैंक करवाना कोई मसला ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है सर। मैंने 2 दफा गिग वर्डप्रेस में जब काम करता, वर्डप्रेस पे मैं गिग बनाई थी, वो भी मेरे पहले पे थी। ठीक है, हाल ही में मैंने वो मनस्टैक की बना के दी दोस्त को, वो भी रैंक है, अब उसको ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। अब मैं जरा कह रहा हूँ कि रिएक्ट में काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब लोगों को वेबसाइट चाहिए जिसमें ऑन साइट एसईओ होती हो, जैसा कि आपने बताया था कि रिएक्ट में ये प्रॉब्लम है, तो लोग अब गेट्सबी की तरफ आ रहे हैं। जो वेबसाइट्स है ना, वो गेट्सबी में डेवलप करें ताकि उनकी ऑन पेज एसईओ वगैरह भी साथ साथ होती रहे। तो अभी जो कंपटीशन गेट्सबी का वो बहुत लो है, काम बंदे कम है और काम ज्यादा है। जितने भी गेट्सबी वाले बंदे बैठे हुए हैं ना, सभी के ऑर्डर लगे हुए हैं, सभी के पास काम है, कोई बंदा फारिग नहीं बैठा हुआ। तो मैं सब ये से आसीदे हो जाए ना, तो गेट्सबी पे लॉन्च करते हैं गिग अपनी। हाँ बिल्कुल, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करेंगे। मैं तो यही कहता हूँ हमेशा यार, कि डरना क्या है, मतलब वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा सर। ये हमेशा यही कहता है मैं तो, कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि नहीं होगा ना, इससे ज्यादा तो बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सर जी, मेरे साथ बड़ा पंगा हो गया था एक दफा ना, एक गेट्सबी ये फाइवर पर ना एक बड़ा ड्रॉबैक है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है सर। तो वो कस्टमर को पता नहीं होता, उसको बात मुझसे क्या पूछना, उसको करने के लिए ना मैंने ना उसको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया। अच्छा, नंबर शेयर कर दिया, हमारी इस पे कम्युनिकेशन चलती रही, मैंने प्रोजेक्ट बना दिया, डिलीवर कर दिया। बाद में वो कहता कि यार इसमें ये मसला है, उसने पेमेंट भी कर दी। पेमेंट करने के बाद उसने इशू खड़ा कर दिया। वो कंपनी जो फाइबर, उसने फाइबर को बता दिया कि इसने मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया था। भाई फाइबर तो मेरे सर हो गया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ख्याल रखनी चाहिए। अपने ना नंबर शेयर करना चाहिए, ना ईमेल आईडी शेयर करना चाहिए। ये बड़े पंगे खड़े कर देते भाई ये लोग। सर जी कुछ भी नहीं होता। हम इधर ग्लव्स का काम करते थे, एक्सपोर्ट करते थे सियालकोट से लेके ना लाहौर से जाया करते थे। तो वहां एक अलीबाबा पे क्लाइंट ना, वो सर लोगो असल में ना कलर जब पिक्चर पे उसने खींच के भेजा तो और था, लेकिन वो जब प्रिंटिंग में निकला और है। तो सर उसका कोई ऑर्डर था, तो कहता मैं तुम्हारे पे केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैं कहा बुला यार, पहले बाहर तो बुला रहा, फिर केस कर। तो कुछ नहीं होता है, डरते हैं लोग सर, एवं कुछ नहीं होने वाला है। बाकी मैं यहाँ पे जितने भी केस हो जाए फिर भी केस नहीं होते। खैर अच्छा यार, अभी रिच टेक्स्ट एडिटर वाला जो प्लगइन है वो पता नहीं क्यों मुझे चल के नहीं दे रहा। क्योंकि देखें आपके सामने ये भी मुझे कह रहा है कि आपको ये इंस्टॉल करना है सिंपल सा। हाँ क्या भाई, ये रहा। Gatsby rich text ठीक है। तो ये मुझे कह रहा है कि ये इंस्टॉल करो, मैंने कर लिया। उसने कहा ये प्लगइन ऐड करो, मैंने प्लगइन ऐड कर लिया। तो वो कह रहा है क्यूरी के अंदर है ना आपको HTML मिल जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली ये मुझे मिल के नहीं दे रहा। आई डोंट नो व्हाई नहीं मिल के दे रहा। मैं खुद यही परेशान हूँ, क्योंकि मैं जब इसको सर्च करता हूँ तो सर्च के अंदर भी ना ये गेट्स भी ट्रांसफॉर्म का जो प्लगइन है ना, वो शायद यूज ही नहीं होके दे रहा। मैं समझ में आ जाए तो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये प्लगइन वैसे इसके अंदर शो नहीं हो रहा, वैसे भी प्लगइन शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि ये खत्म हो चुका है या क्या हुआ आई डोंट नो। मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा क्या उसका चल रहा है इसके साथ। सर रिच टेक्स्ट के अंदर सर मैंने जो यूज़ किया था, रिच टेक्स्ट टाइप्स वगैरह जो यूज़ होती हैं उसके थ्रू हम रेंडर करवाते हैं। लेकिन उसके अंदर सर जो इशू आ रहा था वो ये था कि अगर हम मल्टीपल इमेजेस हमने रिच टेक्स्ट के अंदर रखी हुई हैं तो एक इमेज के लिए है ही नहीं ना अभी। हाँ अभी तो इमेजेस है ही नहीं, तो होपफुली ऐसा मसला मेरी नज़र में तो नहीं आ रहा। तो सर हम लोग रिच टेक्स्ट के अंदर इमेजेस को ना रखें सर, अगर हम जब भी हमने रेंडर नहीं रख सकते। यूजुअली तो ज़्यादातर लोग टैक्स रखते हैं, इमेजेस अलग रखते हैं। वैसे अभी प्रॉब्लम तो ये है कि वो रिच टेक्स्ट तक तो मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ ना सर। वो मैं शेयर कर दूं सर? मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो उसके अंदर मैंने यूज़ किया है सर उसको। प्लगइन कौन सा यूज़ किया आप मुझे प्लगइन बताएं सर। यस मैं आपको बताता हूँ सर, क्योंकि प्लगइन तो यही यूज़ किया हुआ है। और वो वाला बीटा रिच कंटेंटफुल ये भी यही बता रहा है कि ये यूज़ करेंगे ये मिलेगा, लेकिन ये यूज़ ही कर रहा हूँ मेरे भाई, यही नहीं मिल के दे रहा हूँ सर। ये @of contentful rich text types है सर। बिल्कुल। सॉरी
सर एट द रेट ऑफ contentful / rich text types. चलें भाई ने जो यूज किया वो भी यूज करके देख लेते हैं. @contentful / rich text types. rich text साथ ये types like this. यस सर. सर उससे हम लोग रेंडर करवाते हैं ब्लॉक्स और मार्क्स. और सर एक और भी है, दो हैं सर रिच टेक्स्ट के. दूसरा बताएं. ये देखिए पहले ये सही लिखा हुआ है मैंने. रिच टेक्स्ट टाइप सब साथ ही आएगा. सर कहाँ पर? सर नहीं सर, ये गैट्सबी ट्रांसफॉर्मर कंटेंटफुल रिच टेक्स्ट लिखा हुआ, ये नहीं है सर. आप मुझे एक मिनट में यहाँ से देखते हैं ना, प्लगइन से लेते आते हैं. प्लगइन में गैट्सबी इमेजेस कंटेंटफुल सोर्स कंटेंटफुल तो हम यूज कर ही रहे हैं ऑलरेडी. यार ये रिच टेक्स्ट के नाम पे सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्यों नहीं दे रहा? मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ. रिच टेक्स्ट में सिर्फ यही देता है ये. सर आप गूगल सर्च के थ्रू ट्राई करते हैं. @rich text type डैश आएगा दोस्त आई थिंक. ये सर ये है सर जो npm के साथ लिखा हुआ है फर्स्ट पे सर. rich dash types और सर उसके साथ चलिए एक मिनट ये ऐड कर लें हम लोग. रिच टेक्स्ट फ्रॉम मार्कडाउन सही है. मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हमारे पास इसमें प्लगइन्स में क्यों नहीं दे रहा गैट्सबी के अंदर. ये इसका ऑफिशियल नहीं देखे सीखा. सर मैं चैट में इसको ऐड कर दूं सर? ऐड करें चैट में दें आप. चैट में सर एक तो ये है जो मैंने अभी ऐड किया सर रिच टेक्स्ट रेंडर का सर. एक ये यूज हो रहा है सर. टाइप्स भी यूज कर रहे हैं और ये भी यूज कर रहे हैं. और सर और एक ये यूज हो रहा है सर. ये दो शेयर मैंने किए सर. मुझे ये बताएं कि ये जो आप मुझे प्लगइन बता रहे हैं मुझे इसमें क्यों नजर नहीं आ रहा प्लगइन के अंदर? इसका मतलब ये थर्ड पार्टीज है ना. अच्छा इसको प्लगइन कैसे ऐड होगा वो भी बता दें. प्लगइन ऐड करने का सिंपल सा तरीका है, इसी को नाम से ऐड करना है या कुछ और भी करना है स्पेशल काम उसके लिए? सर इसके अंदर सर @rate से सर तो इसको हम लोगों ने कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर ऐड नहीं करना है, जस्ट हमने इसको इंस्टॉल करना है और यूज करना है सर. क्या बात कर रहे हो? यस सर. प्लगइन है ना ये? प्लगइन तो डायरेक्ट नहीं सर ये आई थिंक सर प्लगइन नहीं है सर, क्योंकि मैंने भी इसको सर बगैर कॉन्फ़िग के अंदर यूज किए बगैर ही उसको यूज किया सर. स्टैक ओवरफ्लो की यहाँ पर उन्होंने सॉल्व किया है तो उसका लिंक मैंने शेयर किया, काइंडली आप ये देख. सर मैं अपनी गिटहब का लिंक शेयर कर दूं सर उसके प्रोजेक्ट का सर, ताकि वहां से भी आप थोड़ा सा अगर उसको देख लें. नहीं असल में मेरे साथ मसला ये हो रहा है कि मैंने जो रिच टेक्स्ट पहले यूज कर रहा था वो गया तो गया कहाँ, या तो प्लगइन खत्म हो गया. रिच टेक्स्ट रेंडर ये लिंक मैंने शेयर की स्टैक ओवरफ्लो की एक क्वेश्चन का, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इस प्लगइन से सॉल्व हुआ है. क्योंकि मेरे ख्याल में ये प्लगइन इन्होंने चेंज कर दिया है. मैं यही देख रहा हूँ कि पहले जो चाहता वो कुछ और चल रहा था, अब इन्होंने चेंज कर दिया. रिच टेक्स्ट HTML रेंडर ऐड किया हुआ है और इन्होंने सोर्स के अंदर देखो मेरे पास तरीके और बहुत सारे भी हैं, लेकिन मैं तो चाह रहा था कि प्लगइन हमने जो पहले यूज किया था वो क्यों नहीं चल रहा. अब यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये देखिए ये मुझे नीचे बता रहा है कि ये बीटा के अंदर है अभी रिच कंटेंटफुल, और ये मैं अभी यूज कर चुका हूँ. और एज पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हमने इसको इंस्टॉल किया और इसी को हमने. सर हम वर्जन 3 में देख रहे हैं, वर्जन 2 में चेक करें जरा. ये भी यही डाउट है कि शायद वर्जन का इशू है कि ये पुराने वर्जन के अंदर चल रहा होगा, नए वर्जन के अंदर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब पुराने वर्जन के लिए सर ये मैंने सर गिटहब का उसी प्रोजेक्ट का एक बार लिंक शेयर किया है, आप खुद देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा सर कि किस तरह से वो है सर. क्योंकि शायद मैं ऐसा एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ आपको, इसलिए. सही हो गया दोस्त. सब कुछ होते हैं. सबसे पहले मुझे जाना है आपके कॉन्फ़िग के अंदर. कॉन्फ़िग के अंदर आपने गैट्सबी का प्लगइन मटेरियल का शार्प यूज किया हुआ है, कंटेंट यूज किया हुआ है.
अच्छा पैकेज जैसा नहीं तो मैं आपकी देख लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपने क्या है। अच्छा आपने ये जो यूज़ किया मैं ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं इसके सोर्स के ऊपर। सोर्स के ऊपर आई थिंक पेजेस पे ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए। या पेजेस में आपने यूज़ किया हुआ है या नहीं मैं तो देख लेता हूँ। गेट्स भी यूज़ किया हुआ है। अच्छा जी कहाँ पे यूज़ किया हुआ है भाई आपने अपनी डिस्क्रिप्शन सर वगैरह? आप ऊपर जाके देखिए पेज सर पे तो नहीं है। आपको blog.js में सर blog.js का जो फाइल है उसके अंदर सर। ठीक है ठीक है। कहाँ पर सॉरी? सर blog.js की फाइल होगी सर। टेम्पलेट्स में जाएं सर, टेम्पलेट्स में सर। यस सर इसमें सर आप इसमें आपने सर हमने ये रो यूज किया नहीं हुआ सर है। ऊपर ये तो एपीआई, ये तो सर ग्राफक्यूएल एपीआई आप ऊपर देखें सर जो इंपोर्ट्स में सर। इसमें सर हमने जेसन में कन्वर्ट किया सर, और जो हमने रिच टेक्स्ट ऑप्शन है सर वो आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नजर आएगा सर वहां पर टाइपस्क्रिप्ट यूज किया हुआ सर। ये रिच ऑप्शंस आपके के अंदर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इसको ठीक है। पहले इसको आपने जेसन का है ये वाला सर जेसन जेसन जो हमारे पास आ रही है, डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास आ रही है सर, रॉ फॉर्म में जो डेटा आ रहा है सर ग्राफक्यूएल के थ्रू। जेसन कहाँ सारे में ये देखने की कोशिश करूँ कैसे ये जेसन कहाँ से ट्रांसफर। अच्छा आपने यहाँ पे ये काम किया बस। अच्छा ये देखें ये मैं वही कह रहा हूँ ना, ये क्या किया हुआ है, ये काम हम खुद भी कर सकते हैं। इन्होंने लाइब्रेरी की मदद से किया हुआ है। इन्होंने क्या किया हुआ है, रो को इन्होंने कन्वर्ट करवाया जेसन के अंदर, और जेसन के बाद इन्होंने यहाँ पे एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की मदद से ये यूज कर लिया। लेकिन ये सही तरीका नहीं है ठीक है। वैसे इसका प्लगइन था रिच टेक्स्ट एडिटर का जो कि मैंने अभी इंस्टॉल किया, वो जो बीटा में वही वाला है, पहले हम यूज कर चुके हैं उसको। तो वो क्या करता था, जो आपका कंटेंट आता था खुद ही उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट करके दे रहा था। यहाँ पे हमें थर्ड पार्टी एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ी है जिसकी मदद से ये काम क्या आप खुद कर सकते हैं अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो। पहला सवाल है टीचर साहब। कर सकते खुद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, अगर आप बता दें तो थोड़ा सा आइडिया देते हैं। वैसे जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कर सकते हैं इसको, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। खैर अभी जो इन्होंने यूज़ किया वही यूज़ करके जल्दी से एटलीस्ट रेंडर कर लेते हैं डेटा को ताकि वहाँ पर डेटा आ जाए। लॉग पोस्ट यार प्लीज माइक म्यूट कर लीजिएगा, प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। अच्छा मेरे पास अब क्या आता है, मेरे पास जेसन वाला काम कहाँ गया, ये रहा। मेरे पास आता है पोस्ट के अंदर मुझे मिलता है कंटेंट, और कंटेंट के अंदर से मुझे मिलेगा रो। ऐसा ही है मेरे केस में भी। यस सर रॉ को आपने जेसन में कन्वर्ट करना होगा सर, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ मैं समझ गया वो आपकी बात। कंटेंट और रो ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, अगर हम देखते हैं क्या मंगवाया है मैंने। कंटेंट कर रो ठीक है, सेव किया इसको। और इसको यूज करने का तरीका कुछ है कि हमें ये वाला काम करना है, कॉपी, और हमारा जो पेस्ट कर देते हैं। नाउ लेट्स। अच्छा जी अब ये क्या है, क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। सर वो आपको रिच टेक्स्ट के टाइप्स बतानी होंगी सर, जो ऊपर थोड़ा सा किया हमने। है ना? यस सर ये आपको सर रेंडर करवाना है। हाँ तो ये रहा ना, कर दिया ना, ये रहा, बता दिया सर। वो आपने वहां से उसको वो इंपोर्ट नहीं किया होगा सर, जो ब्लॉक्स और मार्क्स का जो है सर उनको आपने।
ओके यस सर, आपने इम्प्रूव नहीं किया टाइप्स हुआ। यस सर, ये टाइप सेफ्टी माइक को म्यूट कर दे, पीछे बच्चों की आवाज आ रही है। चलिए हमारी एप्लीकेशन कहाँ चल रही है जनाब? ठीक है, ये आ गया याहू माई कंटेंट। ये अगर आप गौर से देखें तो ये अभी भी सही नहीं आया, क्योंकि मेरा जो कंटेंट लिखा हुआ है वो किस तरीके से लिखा है। अगर HTML की ज़बान में देखें तो वो इस तरीके से लिखा हुआ है, ये H1 की हेडिंग है और ये कुछ और है। यहाँ पे देखें कुछ अजीब सा ही आ रहा है। खैर फिर भी आ गया। फिर आपको सर, यस सर, वहाँ पे सर आपको फिर अपने HTML आपको बतानी होगी सर कि यस सही तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, तो इस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के अंदर इन्होंने ये काम करके दिया हुआ है कि जो हमारे पास रॉ का कंटेंट आ रहा है, कौन सा वाला कंटेंट देख रहा हूँ, फिर हमारा ये वाला, हाँ, इसको इसने कन्वर्ट किया जेसन के अंदर, और फिर जेसन की मदद से इसने पूरा ये काम करके खुद से दिया हुआ है कि जिस तरीके से इसमें जो चीज़ें आ रही है, हेडिंग, टेक्स्ट, वैल्यू, नोट टाइप की, और ये सारी चीज़ें करके ना इससे खुद हमें दी है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, इसका एक प्लगइन होगा, मैं प्लगइन आपको जरूर देख के बताऊंगा। चेक करें सर आप, गेट्सबी वर्जन 2 में सर। इसके लिए मुझे पूरा अपना वर्जन चेंज करना पड़ेगा ना दोस्त, एप्लीकेशन का पूरा वर्जन चेंज करके पीछे जाना पड़ेगा मुझे। अभी मेरी एप्लीकेशन जो वर्जन चल रहा है वो वर्जन 2 पे चल रही है। असल सबसे बड़ा मसला ये खड़ा हुआ है। अच्छा जी, तो खैर आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक कंटेंट और ऐड कर लेते हैं, ताकि एक कंटेंट ऐड करने से फायदा ये हो जाएगा मेरे पास के कुछ और डेटा भी मैं शो कर सकता हूँ। पोस्ट वन में कॉन्टैक्ट पे चलते हैं। अभी ये मौजूद है, इसमें क्या है मुझे नहीं पता, खाली है, इसको ऐड करते हैं। पब्लिश। अच्छा अब ये बताएं, ये मैंने पब्लिश तो कर दिया, क्या ये अब मेरी एप्लीकेशन में शो हो जाएगा? होना चाहिए सर। इमेज पब्लिश होगी, एक दफा पोस्ट पब्लिश होगी। हाँ, तो शो क्यों नहीं हो रहा डेटा? हमने मैप नहीं की थी, सिर्फ मैप क्या हुआ? जब भी तो ये पोस्ट चल रहा है, बिल्ड किया दोबारा। एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम लोग डेटा डालते हैं तो उसके बाद हमें एक दफा दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है प्रोजेक्ट। रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देखें 2 पोस्ट आ गए, ठीक है, यानी हमारी दोनों पोस्ट यहाँ पे आपको शो होना चाहिए। अब मसला ये है कि जब मैं पोस्ट 1 पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? चलेगा नहीं चलेगा? एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि हमने ये जो पोस्ट बनी हुई है इसको हमने इसके डायनामिक राउट्स अभी बनाए नहीं है। तो डायनामिक राउट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, कोई जल्दी से बता दे। हाँ जी, बताएगा। गेट्सबी नोट की फाइल में उसकी क्रिएट
पेजेस का कमांड चलाएंगे वहाँ से करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें सबसे पहले उसकी कमांड चलानी पड़ेगी एंड देन सो ऑन। कहाँ पे कमांड बनेगी भाई? वो पेजेस बनाने के लिए हमारे पास होता था डायनेमिक क्रिएट पेजेस के लिए हमें जाना पड़ता था नोट के ऊपर। ये हम आ गए नोट के ऊपर और यहाँ पे देखिए इसने मार्कडाउन से लिया हुआ है। हमें कहाँ से लेना पड़ेगा अपना काम? पोस्ट से, ऑल कंटेंट। प्रोडक्ट में तो हम काम ही नहीं करते तो हम भाईजान क्या हो गया यार? एक दफा म्यूट कर। म्यूट हो गया, सब गुड हो गया। चले आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कोड के ऊपर। अपने कोड पे आके हमने यहाँ पे ये जो इन्होंने काम किया हुआ है इसको हमें बंद करके हमें डालना पड़ेगा अपना वाला लाइक दिस। कॉपी डायरेक्ट हम नोट्स ही ले लेते हैं। अच्छा, नोट्स में मुझे आईडी चाहिए और स्लग चाहिए। ठीक है, अभी मेरे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, आईडी और स्लग। और इसके अलावा और कुछ चाहिए मुझे? नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसी को फॉलो कर रहे हैं तो इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दैट्स व्हाई हम यही कर रहे हैं। सही हो गया, ये इसका हो गया और ये ठीक है। यही सारी चीज़ें रहने देते हैं। यहाँ से ऑल मार्क डाउन की जगह हमें क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा? ऑल कॉन्टेंटफुल पोस्ट। हमारी कॉन्टेंटफुल पोस्ट के अंदर नोड्स हैं तो ये नोड्स आ गए जाएगी हमारी, और इसके अंदर से हमें मिलेगी आईडी, प्रीवियस पोस्ट आईडी मिल जाएगी। ये देखिए ये इन्होंने खुद काम करके दिया हुआ हमें नेक्स्ट और प्रीवियस का। ठीक है, जब हम इस पे चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इसको टर्मिनेट करके दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, एज यू नो वेरी वेल गाइस। सर नोड और एजेस में फर्क होता है क्या? चीज़ थोड़ा बता सकते हैं? नहीं, कोई फर्क नहीं है। नोड्स मतलब वही जो एंड पॉइंट्स पे नोड्स है। यूजुअली जो इंडस्ट्री यूज करती है एजेस के अंदर नोड यूज करती होती है। तो लेकिन यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर इन्होंने डायरेक्ट नोड यूज किया हुआ तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट नोड भी यूज कर सकते हैं। तो ऊपर दो पाइप इस्तेमाल होता है सीधा खड़े ना, वो मुझे बहुत याद है के साथ दो पाइप लगे इस्तेमाल, उसके लिए क्या किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कहाँ पे वो और ट्रेडिशनल, ये यहाँ की बात कर रहे हैं वो और जी सर ये वाली जी। हाँ, इसमें ये होता है कि अगर टाइटल मिले तो पहले टाइटल ले लो, अगर टाइटल अनडिफाइन हो तो फिर क्या ले लो? स्लग। ठीक है, तो ये और वाली कंडीशन है। पहला मिल गया तो ट्रू हो गया, ठीक है, खत्म। अगर पहला नहीं मिला तो फिर ये यहाँ पे जाता है। अगर पहला ट्रू नहीं हुआ तो फिर किस में इसको देखेगा? सर ये पाइप जो इफ के लिए भी इस्तेमाल होता है ये, हाँ समझ लें एक हिसाब से हम, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसमें एंड भी यूज कर सकते हैं और पाइप भी। इसका देखे मैं बताता हूँ, अगर आप कह रहे हैं तो बता ही देता हूँ क्योंकि इतनी सी बात छिड़ी है। तो अब मैं कहता हूँ वार ए इक्वल्स टू खाली ए, वार बी इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ वार सी इक्वल्स टू ए बी। क्या होगा इसके अंदर, अब मुझे बताएं। ए और बी दोनों? नहीं दोनों नहीं होंगे। चेक करेगा कि ए है, अगर अनडिफाइंड होगा तो उसको छोड़ देगा, बी की तरफ चले जाएगा। यस, पहले वो देखेगा ए की जो वैल्यू है वो ट्रू दी है या फॉल्सी है। ठीक है, फॉल्सी है तो फिर क्या मतलब वो आगे जाएगा और आगे जाएगा। बी देखेगा, बी के अंदर आपको ट्रू नहीं मिलेगा तो ये ट्रू हो गया। तो अब आप देखें सी के अंदर आपको मिलेगा बी। ठीक हो गया। अगर मैं अब ए की वैल्यू दे दूं यहाँ पे ए इक्वल्स टू ए, अब मैं वापस से वही वाली इक्वेशन को देखूं यहाँ पे तो क्या होगा? अब ए आएगा। अब ए आएगा, मिल जाएगा सर। अब ए मिलेगा तो अब सी की वैल्यू हो गई आपके पास ए। अब बी पे गया ही नहीं क्योंकि पहली वैल्यू उसको ट्रू दी मिल गई तो खत्म। ये आपने पढ़ा है ना इफ की कंडीशन में, और का मतलब क्या होता है? कोई भी ट्रू वैल्यू मिलनी चाहिए इसको। जी सर। ठीक है, अब हम करते हैं उल्टा काम। अब उल्टा काम ये करते हैं कि हम इसकी जगह क्या देते हैं?
एंड ऑपरेटर, तो आप मुझे बताइएगा क्या होगा। अब सी के अंदर क्या आएगा? नहीं नहीं नहीं, मिलेगा तो हमेशा एक ही दोस्त, ए और बी, प्लस का साइन थोड़ी है, कॉन्केट थोड़ी है। अब इसने क्या देखा कि अब ये कहता है कि दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके केस में? लेटर ट्रू दी होनी चाहिए, यानी ए भी ट्रू है और बी, तो फिर लास्ट में वैल्यू आ गई बी के। अगर ए फॉल्स होगा तो क्या होगा? ए को हम नल कर देते हैं। अब क्या आएगा, आप मुझे बताएं। बी आएगा, आएगा कुछ नहीं। नहीं, अब कुछ भी नहीं आया, अब कुछ भी नहीं आया, अब नल आ गया। ठीक है। कभी कभार आप ये देखेंगे कि हमें देखना होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ फू, अगर फ्रू हो तो हमें जाना ऑब्जेक्ट डॉट फू डॉट नेम। तो ये वाला काम कैसे करूं? अभी देखें, मैं कहता हूं बार ओबीजे इक्वल्स टू दिस। अभी देखें ये एरर देगा, ओबीजे फू डॉट नेम, क्या दे रहा है? एरर दे रहा है ही नहीं अब सर इसको, प्रॉपर्टी। हाँ, अब इसको सही तरीके से करने का तरीका क्या है? इफ फू एंड ऑब्जेक्ट डॉट फू डॉट नेम। ये देखें, अब इसने एरर नहीं दिया। अब इसने देखा कि क्या ऑब्जेक्ट के अंदर फू मौजूद है, और अगर मौजूद हो तो उसका नेम चाहिए, अगर नहीं है तो फिर इसका अनडिफाइंड। और यही केस अगर मैं इसमें करूं तो, और के केस में करूंगा तो क्या होगा? सर थोड़ा सा जूम करने सर, नजर नहीं आ रहा है। ओके दोस्त, ठीक है। ये देखें, अब इसमें एरर दे दिया। पहले तो इसने इधर किया था फॉल्स था, तो जब आगे गया तो ऑब्वियस बात है इसमें एरर आ गया, ऑब्जेक्ट डॉट फू डॉट नेम एरर आ गया। लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आई, क्यों? पहले उसने देखा कि ये है, उसको ये ही नहीं मिला तो ये आगे के लिए गया ही नहीं। आई समझ में? सही। ये इस तरीके से, वरना तो हमें क्या इफ की कंडीशन लगानी पड़ती, इफ ऑब्जेक्ट डॉट फू, देन उसके अंदर कोई काम करते थे। तो ये एक शॉर्ट हैंड दिया हुआ है इसमें। और एक इसका दूसरा शॉर्ट हैंड क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर, आप लोगों को पता ही है। टर्नरी ऑपरेटर तो पता है ना, ये वाला। सर वो कंडीशन लगाते हैं, ट्रू हो तो ये हो जाए। हाँ, अब इसके अंदर फॉल्स, इसमें इफ और एल्स वाली कंडीशन है, जबकि अगर हम पाइप या और लगाते हैं तो इसमें एल्स वाली कंडीशन नहीं है, इसमें इफ वाली कंडीशन है। ठीक है सर जी। वो क्वेश्चन मार्क वाला भी करके दिखा देंगे क्वेश्चन मार्क वाला बार ए नल। मैं कहता हूँ ए इफ ए, यानी अगर ये ट्रू डी होगा तो क्या करना है? ट्रू डी, एल्स फॉल्सी, लाइक दिस। तो ये देखें फॉल्सी आ गया। अब मैं ए को कोई वैल्यू असाइन कर दूं, ए को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 1, तो सर स्क्रीन शेयरिंग सर खत्म हो गई, करनी जरा देखिएगा। स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गई? आ रही है। हाँ, यही कंफ्यूज हो गया कि यार ऐसे कैसे बंद हो गया। आज जिंदगी में पहली दफा बंद होती है अगर होती। नहीं यार, आपका शायद नेट का मसला हो सकता है, तो आप, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप मीटिंग को लीव करें और वापस से ज्वाइन करें। तो ये इससे ठीक है, टैग का यूज करें, उनका प्रॉब्लम आ रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो ये समझ में आ गया। टर्नरी ऑपरेटर, पहली वैल्यू फॉल्स ट्रू वाली होगी, ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क वाला जो पहला पार्ट है वो ट्रू है, और कॉलन के बाद वाला जो पार्ट है वो फॉल्स है, यानी ये इफ की कंडीशन है और ये एल्स की कंडीशन है। क्लियर? यस क्लियर। चले गुड है। यस सर। पे हो सके तो जरा ये स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर के दरमियान फर्क बता दीजिएगा। स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर। चलें वो भी हाथ वाथ कर ही लेते हैं भाई। OBJ इक्वल्स टू दिस ए, मैंने एक नया बनाया O2 इक्वल्स टू B बार। अब इसको मैं स्प्रेड कर रहा हूँ। स्प्रेड से क्या फायदा होगा इसमें? कॉपी हो जाएगी। ये स्प्रेड हो गया तो इसका मतलब ये हुआ
कि O2 के अंदर जो भी आपने बनाया था ये स्प्रेड करके हमने ऑब्जेक्ट भी डाल दिया, यानी आप O2 के अंदर दोनों वैल्यू आएंगी फू और बार। ठीक, तो ये हमने स्प्रेड किया। और रेस्ट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, ये स्प्रेड हम दोनों केस में कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के केस में भी कर सकते हैं और एरे के केस में, एरे के केस में भी। तो सेम कॉन्सेप्ट है, स्प्रेड करना, अपनी वैल्यूज को स्प्रेड करना। रेस्ट का क्या मतलब है, लाइक दिस बार ए बी और रेस्ट। ये क्या करेगा, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हाटएवर। ये क्या करेगा, कोई बताएगा मुझे? ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा और रेस्ट में क्या आएगा? सर इंडेक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी, वो पीछे नहीं। बताने की जरूरत क्या हुआ, ए में आएगा क्या वैसे? सर ए में 1 बी में 2 और रेस्ट में बाकी सारे आ जाएंगे। रेस्ट में देखें एरे देखें। तो रेस्ट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि रेस्ट जितनी भी वैल्यूज हैं वो आ जाए। तो रेस्ट ये जितनी भी वैल्यूज थी वो आ गई। सही। अगर मैं ये करता तो क्या होता, कोई बताएगा मुझे? अब क्या होगा? रेस्ट वाली वैल्यू उठा लेगा सर, 3 छोड़ देगा शायद, बाकी ले रेस्ट वाली वैल्यू उठा लेगा। एग्जैक्टली आपने शुरू की 3 वैल्यूज किसी वेरिएबल में नहीं ली तो वो उसने ऐसे ही छोड़ दी एम्प्टी। ये हम यूज कर सकते हैं अगर किसी सूरत में कभी करना हो तो। ये देखें 3 वैल्यूज को छोड़ के बाकी उसने रेस्ट में ले ली। ठीक, ये रेस्ट ऑपरेटर है आपके। सर ये स्प्रेड में क्या किया है, जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ये स्प्रेड नहीं है, ये रेस्ट ऑपरेटर है। ऊपर वाला जो स्प्रेड आपने पहले किया, ये वाला, ये हमने एक्चुअली स्प्रेड ऑपरेटर में ये होता है कि ये जितनी भी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होती है ना वो प्रॉपर्टीज इसमें ओपन करके दे देता है। लाइक इसने क्या किया हुआ स्प्रेड ऑपरेटर में, इसने इसको कॉपी किया और यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर की जगह इसने दे दिया ए फू और इसके अंदर जितनी भी और प्रॉपर्टीज होती है वो सारी यहाँ पे दे देता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये स्प्रेड कर रहा है। जितनी चीजें इसके पास पड़ी हुई है बॉक्स के अंदर उसको स्प्रेड कर रहा है, ओपन कर देता है ऑब्जेक्ट के अंदर से ओपन करके। इसी केस में एरे के अंदर भी यही होता है, var a इक्वल्स टू ठीक है। और अच्छा आप लोगों से एक ऐसे ही जनरल सवाल है, मैं कहता हूँ कि मुझे एक 100 नंबर की एरे बनानी है तो कैसे बनाएंगे आप लोग? ऐसे ही जब चल ही रहा है तो पूछ लेते हैं, कैसे कुछ सवाल आता आपसे। अच्छा तो अब ये मैं कहता हूँ सोचिए जब तक आप, मैं इसको स्प्रेड करके दिखाता हूँ। var b इक्वल्स टू a b ये स्प्रेड ऑपरेटर ठीक है। अब देखें बी के अंदर क्या हुआ। तो इसने क्या हुआ, एरे को ओपन करके दूसरी एरे के अंदर स्प्रेड कर दी अपनी वैल्यूज को लाइक दिस। तो सेम काम इसने ऑब्जेक्ट में भी किया और सेम काम इसने अपना एरे के अंदर भी परफॉर्म किया। यहाँ पे नंबर है तो नंबर आ गया, स्ट्रिंग होता स्ट्रिंग आ जाता, ऑब्जेक्ट होता ऑब्जेक्ट्स आ जाते। तो एरे को ओपन करके दूसरी एरे के अंदर इसने स्प्रेड कर दिया। जी अब पूछिए। क्या था? रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर का बताएं। हाँ क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे एक नंबर ऑफ सीरीज ऑफ एरे बनानी हो कैसे बनाऊं, लाइक 1 से लेके 100 तक का बनाना है। एक तरीका तो यही है ना अभी तक जो मैं ये करूंगा और स्टार्ट हो जाऊंगा 1 2 3 4 5 कॉन्केटिनेशन सर हो सकता है। लगाएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं ये पूछना चाह रहा था जो स्प्रेड ऑपरेटर है इसके थ्रू भी हो सकता है ना, ये रिड्यूसर ये आप फॉर लूप के जरिए भी कर सकते हैं। फॉर लूप के जरिए हो सकता है, ठीक है। रिड्यूस के जरिए नहीं हो सकता। नहीं रिड्यूस के जरिए कैसे होगा? रिड्यूस तो एरे को रिड्यूस करने के लिए होता है, तो आपके पास तो पहले एरे ही मौजूद नहीं है तो रिड्यूस कैसे करेंगे आप? ठीक है पहली बात, फॉर के मदद से हो सकता है, ठीक है वेरी गुड। और कोई ऑप्शन? कंस्ट्रक्टर के थ्रू एरे को न्यू एरे उसके अंदर हम मैप के थ्रू कर सकते हैं सर, मैप के थ्रू। क्या ये पॉसिबल है? करके आ जाए। अब क्या करना चाहिए? अब एक और ऑप्शन है, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ लेकिन इसका सॉल्यूशन आप बताइएगा। इसमें एक ऑप्शन होता है फिल। अगर मैं फिल कह दूं और फिल कह के मैं इसको कह दूं हैश, तो ये क्या करेगा? हैश से फिल कर देगा, नंबर पूरे कर देगा। ये हैश तक फुल फिल कर देगा। ये देखो
ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है हैश हो, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो दिल करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, ये आप जरा प्रैक्टिस करें, मतलब ऐसे सवाल बहुत आते हैं इंटरव्यूज में भी आते हैं, और ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है कि आप लोग सोचें इस तरीके से भी कि हम जावास्क्रिप्ट को और कितना बेहतर यूज कर सकते हैं। तो आपको ये करना है कि एक ही लाइन के अंदर लाइक समथिंग हाउ दिस, मैं ये कर दूं कि इसमें 1 से लेके 100 तक नंबर आ जाए, बस सिंपल। 1 प्लस करेंगे तो चलेगा? करके देखिएगा ना आप लोग, यस समझ लें आप लोगों को एक टास्क मिला है सोचने के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग फोर्स से नहीं करना अपने को, फोर्स से नहीं करना, फोर्स से तो हो ही जाएगा, मसला ही नहीं है, लेकिन फोर्स सही तरीका नहीं है ना। ठीक है, लाइक दिस हमें ये एरे को इनिशियलाइज करके कुछ ऐसे काम करना है, देखिएगा फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्लास। ये डिक्लेरेटिव अप्रोच है सर। हाँ ये डिक्लेरेटिव अप्रोच है। इंपेरेटिव के अंदर तो आप सब चलेगा। फिर मुझे लास्ट क्वेश्चन था। जी पूछिए सर। रेफरेंस बाय वैल्यू और रेफरेंस बाय क्या बोलते हैं, रेफरेंस क्या होता है मतलब? कॉपी बाय वैल्यू और कॉपी बाय रेफरेंस होता है। तो ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का कोई आपस में है? कॉपी बाय वैल्यू और कॉपी है क्या? सॉरी किससे लिंक? प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? नहीं ये उससे लिंक नहीं है, वो अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। अच्छा सर, एक चीज ये बताइएगा, ये जो फिल का आपने फंक्शन चलाया है ये 3 वैल्यूज लेता है, एक वैल्यू उसके अंदर दी जाती है और एक स्टार्ट और एक एंड। आप करके देखिएगा ना, जब भी तो मैं कह रहा हूँ ये आप लोग करके देखिएगा। थोड़ा सा मैंने आपको रेफरेंस इसलिए दिया है कि आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करें। तो मतलब यही है कि जावास्क्रिप्ट जो आपने सीखी है उससे बहुत आगे बहुत सारी चीजें मौजूद है। ये तो एक सिंपल सी जो मैंने चीज आपसे पूछी है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछे जाते हैं, और इसको करने से आप लोगों की स्किल्स के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। आप लोग दूसरे एंगल से सोचना स्टार्ट करते हैं। अभी आपको मैं कहूँ कि यार लूप लगाना, तो आप फोर का लूप लगा के तो बहुत आसानी से काम कर लोगे, लेकिन सवाल ऐसे ही आते हैं कि भाई अगर फोर का लूप ना हो तो आपको क्या करना है, आप कैसे करेंगे? ओके जी सर, वो एक क्वेश्चन था कि आप बगैर फॉर का लूप लगाए हुए कैसे आप नंबर्स को आप तरतीब में दे सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में बड़े से छोटे की तरफ, तो यही तो बगैर वो आप यूज किए हुए तो सॉर्ट का फंक्शन यूज करें। देखिए यही तो मैं कह रहा हूं, सॉर्ट के फंक्शन में भी, सॉर्ट के फंक्शन के थ्रू भी नहीं होता सर, उसके अंदर वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करता है सबको, अगर आप उसमें करेंगे तो वो तब भी आपको नहीं देगा रिजल्ट से। मैं वही कह रहा हूँ, कभी कभार हमारे पास ऐसे भी इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि वो लोग पूछते हैं कि भाई ये जो आप कर रहे हो ना काम, सॉर्ट के बगैर करना है, यानी आपके पास सॉर्ट मौजूद नहीं है, आपको मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स दिए मैं ABCD XYZ, इसको सॉर्ट की मदद से नहीं करना, विदाउट सॉर्ट करना है, यानी उसके पीछे पूरी लॉजिक लिखनी पड़ती है, आपको एल्गोरिथम लिखना पड़ता है। सॉर्ट के पीछे भी कुछ ना कुछ तो एल्गोरिथम लिखा गया है ना। तो ये थोड़ा सा जब आप हाई लेवल थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी जिंदगी में बहुत सारे आएंगे एल्गोरिथम से रिलेटेड। ठीक है, तो खैर वापस आते हैं, हमने पेजेस बनाए थे, हम देखते हैं पेजेस को। ग्राफक्यूएल खत्म हो गया, मैं असल में 2-3 क्लासें में आपकी ले नहीं सका हूं सर। जी ग्राफक्यूएल का कब का खत्म हो गया, गेट्स भी हमने जैम स्टैक स्टार्ट किया हुआ, जैम स्टैक में भी गेट्स भी खत्म हो गया, अब हम कॉन्टेंटफुल स्टार्ट कर चुके हैं, और कॉन्टेंटफुल को हम लिंक कर रहे हैं किसके साथ, अपने गेट्स के प्रोजेक्ट के साथ। ठीक ग्राफक्यूएल के साथ करेंगे सर। सॉरी तीनों को मतलब एक साथ लिंक करेंगे। हेलो कहां सर, एक साथ लिंक करेंगे फिर ग्राफक्यूएल और गेट्स भी और जैम स्टैक तीनों को। जैम स्टैक ही तो ये है पूरा का पूरा, ये जैम स्टैक ही तो कहते हैं इसको। सर हम ग्राफक्यूएल रन टाइम पे भी देखेंगे नेटलिफाई के थ्रू। सर एक क्वेश्चन था, सर लीव कर दूंगा इसके एक वजह से सर ये पोर्टल के ऊपर से 3-4 क्लासें आपकी अपलोडिंग बाकी करेंगे आप, या बस? सर कह रहे थे आज हो जाएंगी, कोशिश कर रहे हैं, मैंने दे दी। मैंने तो यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना उनको, वहां से आपको इजीली मिल जाएंगे सारे। यूट्यूब पे वैसे सर रिजल्ट बड़ा काम कमजोर है, जो होती हैं सर के जो पोर्टल पे होती हैं वो 1080 होती हैं, ये 720 होती हैं, थोड़ा सा
ब्लर ब्लर महसूस होता है। असल में पोर्टल पे जो करते हैं बिल्कुल क्लियर होता है, यूट्यूब पे इतना क्लियर नहीं आता है। हाँ जी ऐसी बात है। सर कहीं चले गए? सर लीव कर गया, मेरा ख्याल नेट का इशू है। लीव नहीं किया रफीक भाई, पर्सनली आपसे मैसेज कर सकता हूँ? हाँ कर लें भाई, जो मर्जी। ठीक है सर। इनफैक्ट जो फैसलाबाद में रहने वाले हैं ना, वो अपने मुझे रब्ता करें, तो फैसलाबाद में रहते हैं फिलहाल के लिए ना। और बिलाल भाई आप किधर ठाकुर से लाहौर से हैं? रफीक भाई गुजरांवाला से ना रब्ता करें आपसे। नहीं अब गुजरांवाला फैसलाबाद से दूर है, अभी तो स्पेस नहीं है। वो इंशाअल्लाह मैं बनाऊंगा तो फिर सभी से रब्ता करूंगा।